हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 वाले चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको सीएमए फाइनल के अंदर इस चैप्टर को स्टडी मैट के अंदर पब्लिक इशू वाले चैप्टर के नाम से दिया हुआ है, इकोनॉमिक लॉ के अंदर आईपीओ एफपीओ के नाम से सीएमए फाइनल में। और सीएस वालों के अंदर तो इस चैप्टर को सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 के नाम से दिया हुआ है। इसको हम शॉर्ट में सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस बोलते हैं। आईसीडीआर रेगुलेशंस बोलते हैं। अच्छा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। मतलब जब भी कोई कैपिटल मीन शेयर कैपिटल, तो जब भी कोई कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करेगी, और वो भी कंपनी कौन सी है, लिस्टेड कंपनी, क्योंकि सेबी के लॉ आपको पता खाली किस पे लगते हैं, लिस्टेड कंपनी पे। वो कंपनी या जो ऑलरेडी लिस्टेड है या जो लिस्ट होने जा रही है, सिर्फ दो ही कंपनियों पे सेबी के लॉ लगते हैं। अगर आपकी कंपनी लिस्टिंग होने नहीं जा रही या लिस्टेड नहीं है तो आपके ऊपर सेबी के लॉ लगेंगे ही नहीं। तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है या लिस्टेड होने जा रही है, और अगर आपकी कंपनी शेयर कैपिटल इशू कर रही है, तो उसके लिए उसको सेबी को कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, और वो शेयर कैपिटल किस तरीके से इशू करनी है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। तो इस चैप्टर को ना मैं बुक से पढ़ाने से पहले, बुक से स्टार्ट करने से पहले इसका एक बहुत अच्छा खासा बेस बनवाना पड़ेगा मेरे को, 20-25 मिनट लगवाकर, आधा घंटा लगाकर। ऑल्दो ये रिवीजन है मैं जानता हूं, लेकिन स्टिल आपको पता है मैं मजबूर होता हूं अपनी रिवीजन में भी मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं, वरना उसके बिना मेरे को मजा नहीं आता। ऑल्दो ये हमारा रेगुलर लेक्चर में तो हमने इसके ऊपर बहुत टाइम लगाया है, बहुत ज्यादा, कई सारे लेक्चर्स करवाए हैं जो हमारे रेगुलर वाले बच्चे वो जानते हैं। तो उतना टाइम तो नहीं लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जितना कराऊंगा अच्छे से ही करवाऊंगा। शुरू करते हैं इसकी रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले इसका एक बेस बनवाते हैं। मैंने तुम्हारे को बताया कि भाई ये चैप्टर शेयर कैपिटल इशू करने पे लगता है। देखो, जब मैं बोलूं इस चैप्टर के अंदर, इसको लिंक करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई कंपनी शेयर्स डिबेंचर इशू करती है तो साथ में कंपनी लॉ तो लगता ही है, एडिशनली आपको क्या फॉलो करने पड़ते हैं, सेबी के लॉ। तो जैसे मान लो अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो वो खाली कंपनी लॉ फॉलो करती है। अगर कोई कंपनी लिस्टेड है या लिस्टेड होने वाली है तो उसको सेबी के लॉ भी फॉलो करने पड़ते हैं, प्लस कंपनी लॉ तो साथ में फॉलो करना ही होता है। तो इसलिए मैं साथ साथ मैं पढ़वा तो आपको सेबी की रेगुलेशन रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैं आपको कंपनी लॉ की रेफरेंस भी देता रहूंगा, क्योंकि उसके बिना ये इनकम्प्लीट है, उसके बिना आपको बेस समझ नहीं आएगा। तो पहले मैं कंपनी लॉ की शुरुआत अगर हम बात करूं, क्योंकि हम इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है मैंने बताया, सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल and disclosure requirements regulations 2018। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। अब क्योंकि ये इशू ऑफ कैपिटल के बारे में बात कर रहा है, मैंने कहा अभी, और कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, तो कैपिटल किस तरीके से इशू होगी जरा मैं उसके बारे में बात करता हूं। इसके लिए मैं तुम्हारे को लेकर चल रहा हूं कंपनी लॉ में। हमारे कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 23, वो डील करता है मेथड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज में। वो किस में डील करता है, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज में। और ये कहता है कि भाई इसका सेक्शन है कंपनी लॉ में 23, सेक्शन क्या है 23। अब यह कहता है कि कोई भी कंपनी जो सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी का मतलब क्या, शेयर्स, डिबेंचर्स, कुछ भी, कोई भी कंपनी जब मार्केट में सिक्योरिटी इशू करती है, सिक्योरिटी वाइडर टर्म है, उसके अंदर शेयर्स प्लस डिबेंचर्स सब आते हैं। पहले मैं कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं, हालांकि जब मैं तुम्हारे को ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा आईसीडीआर रेगुलेशन, जब ये स्टार्ट करूंगा तो यहां पे हम खाली शेयर इशू करने के बारे में बात करेंगे, डिबेंचर इशू करने के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिबेंचर्स इशू करने के लिए, डिबेंचर में आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में तो पढ़ोगे, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए सेबी की अलग रेगुलेशंस हैं, और वो आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो बेसिकली मेरे कहने की सेंस है कि अभी मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा कि वहां पे क्या होगा, वो आगे जाके बात करेंगे। अभी मैं तुम्हारे को एक जनरल सेंस में समझा रहा हूं कि शेयर्स किस किस तरीके से इशू होते हैं, डिबेंचर किस किस तरीके से इशू होते हैं, और उनको इशू करने की पावर कहां से आई है, और क्या मेथड है उसको इशू करने की, ताकि उसके बिना ये चैप्टर का बेस समझ नहीं आएगा। तो अगर मैं बात करूं तुम्हारे से मेथड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर सब कुछ कवर हो गया उसके अंदर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर सबको जोड़ दो तो क्या बनता है, सिक्योरिटी। तो हमारा कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर कौन सा है, 23। वो बोलता है कि भाई कोई भी कंपनी के सिक्योरिटी इशू करने के 4 मेथड होते हैं।
कोई भी कंपनी के सिक्योरिटीज इशू करने के कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड होते हैं। चार मेथड होते हैं। एक होता है पब्लिक इशू, एक होता है राइट्स इशू, एक होता है बोनस इशू और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इन चारों में फर्क क्या होता है ये समझ लेते हैं फटाफट। पब्लिक इशू क्या होता है? पब्लिक इशू क्या होता है? पब्लिक इशू का मतलब होता है कि कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही है। यहां पे कंपनी क्या कर रही है? जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि भाई हमारी कंपनी 1 लाख शेयर्स लेकर आ रही है 100 रुपए के हिसाब से, जिसको खरीदने खरीद लो। दैट इज कॉल्ड पब्लिक इशू। मतलब यहां पे हम सामने वाले शेयर होल्डर को जानते नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे को कोई भी पैसा दे दे, बस कंपनी फंड रेज कर रही है शेयर इशू कर और कंपनी के लिए जो भी बंदा हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है वो लगाता है, जिसको आप आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब सुनते हो ना पॉपुलर टर्म है। तो अब इसका मतलब पब्लिक इशू का ही दूसरा नाम है। हालांकि पब्लिक इशू भी 2 तरीके के होते हैं, भी आगे जाके बात करेंगे। तो पब्लिक इशू का मतलब है जहां पे हम जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, हमारे को वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी आकर हमारे कंपनी के शेयर ले ले। मतलब अगर वो हमारे लिए नोन है तो भी कोई बात नहीं, अननोन है तो भी कोई बात नहीं। अगर हम उसे जानते हैं वो भी ले सकता है पब्लिक इशू में शेयर, हम उसे नहीं जानते, कोई जनरल पब्लिक का बंदा वो भी ले सकता है। तो पब्लिक इशू में कोई भी बंदा आकर हमारी कंपनी के शेयर खरीद ले, भाई हमारी कंपनी बोल रही है 1 लाख शेयर लेकर आ रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से, जिसको खरीदने खरीदो, दैट इज कॉल्ड पब्लिक इशू। राइट इशू क्या होता है? जहां पे कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, राइट इशू का मतलब क्या है? जहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्स्ट राइट दिया जाता है शेयर परचेज करने का। फर्स्ट राइट दिया जाता है शेयर परचेज करने का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, फर्स्ट राइट दिया जाता है शेयर परचेज करने का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अच्छा, इसका मतलब जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, कंपनी बोलती है कि देखो भाई, और वो भी पता है कैसे दिया जाता है? लेस देन मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस से थोड़ा सा सस्ते पे दिया जाता है। लेस देन इशू प्राइस पे कह लो या मार्केट प्राइस पे कह लो। इशू प्राइस और मार्केट प्राइस में फर्क होता है। इशू प्राइस क्या है? जैसे मान लो एक कंपनी 100 रुपए का शेयर लेकर आई। आई होप आपको पहले इन 3 शब्दों में फर्क क्लियर होगा। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, मार्केट वैल्यू। आई होप आपको इसको मार्केट वैल्यू बोल रहे हैं, मार्केट प्राइस बोल लो। आई होप आपको इन तीनों प्राइसों में फर्क पता होगा। क्या फर्क होता है? जैसे मान लो कंपनी एक्स लिमिटेड, इन्होंने एक शेयर का प्राइस 10 रुपए निकाला, तो ये जो इनका 10 रुपए का, ये इसकी है फेस वैल्यू, मतलब जो इनके शेयर की एक्चुअल औकात है, जो एक्चुअल इनके शेयर की औकात है वो कितने की है? 10 रुपए की। अब इन्होंने 10 रुपए वाला शेयर मार्केट में जब इशू करा, पब्लिक इशू के टाइम पे, तो 100 रुपए का इशू करा। इसका मतलब इन्होंने 10 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू करा, तो मतलब 10 रुपए हो गए फेस वैल्यू और 90 रुपए इन लोगों ने क्या चार्ज कर लिया? प्रीमियम। 10 रुपए हो गई फेस वैल्यू और 90 का क्या हो गया? प्रीमियम। तो दिस इज कॉल्ड इशू प्राइस। तो इशू प्राइस में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों कवर होते हैं। फिर आती है मार्केट वैल्यू। अब जब ये इशू हो गया मार्केट में, अब मार्केट वैल्यू और या इसे मार्केट प्राइस बोल लो, तो जब ये इशू हो गया मार्केट में, 100 रुपए का इशू हुआ था, अब ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो गया। अब स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने के बाद आपको पता है शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ता घटता रहता है। शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ता घटता रहता है उसकी डिमांड पे। अगर शेयर की डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, शेयर की डिमांड कम है तो प्राइस घट जाएगा। तो मान लो अगर वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने के बाद तो शेयर 115 रुपए का हो गया, तो इसका मतलब ये 115 रुपए जो निकल कर आया, ये लोगों की डिमांड सेंटीमेंट्स के बेस पे खेल हुआ, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो फेस वैल्यू कंपनी की एक्चुअल औकात बताती है कि शेयर की एक्चुअल औकात कितनी है, वो 10 रुपए का। उसे मार्केट में कंपनी को लगता है कि यार हमारा 10 रुपए की औकात है, लेकिन हम इसको 100 रुपए बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे, हमारी इतनी वर्थ है, हमारी मार्केट में गुडविल है, तो कंपनी ने 100 रुपए का बेचा, इसका 90 रुपए का कंपनी ने क्या चार्ज कर लिया उसके ऊपर प्रीमियम। दिस इज कॉल्ड इशू प्राइस। अब जब वो लिस्ट हो गया उसके बाद स्टॉक मार्केट पे जब वो आ गया, तब उसके बाद डिपेंड करेगा कि भाई डिमांड सप्लाई कितनी है, उसके बेस पे उसका प्राइस बढ़ता करता रहेगा। तो मान लो अगर वो स्टॉक मार्केट पे आने के बाद वो 115 रुपए का हो, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। तो आई होप आपको पहले तो तीनों प्राइसेस में फर्क क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या बता रहा था, राइट इशू क्या है? राइट इशू में कंपनी क्या करती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देती है मार्केट प्राइस से सस्ते पे। मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं? या इशू प्राइस से सस्ते पे, फेस वैल्यू से सस्ते पे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कंपनी लॉ क्लियर कट मना करता है। कंपनी लॉ का सेक्शन 53
क्लियर कट बोलता है कि कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। और डिस्काउंट कब माना जाता है? जब कंपनी फेस वैल्यू से नीचे पे शेयर दे। तो राइट इशू में कंपनी फेस वैल्यू से नीचे पे शेयर नहीं देती, इश्यू प्राइस से या मार्केट वैल्यू से नीचे पे देती है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, इश्यू प्राइस 100 रुपए है, तो कंपनी 90 रुपए का प्रीमियम चार्ज कर रही है। अब कंपनी बोलती है, ये तो जनता से चार्ज कर रही है, कंपनी बोलती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि तुमको खरीदने हैं तुम खरीद लो, तुम्हारे को हम 80 रुपए में देंगे 100 की जगह। इसका मतलब अगर 80 रुपए में देंगे तो 10 की फेस वैल्यू है, और इनसे कितना प्रीमियम चार्ज करा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से 70 रुपए का प्रीमियम चार्ज करा। इसका मतलब प्रीमियम हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हम जनता से लेते हैं कितना रुपए का? जनता से हम ले रहे हैं जी 90 रुपए का प्रीमियम, 10 रुपए फेस वैल्यू 100 रुपए। आपसे ले रहे हैं, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, 80 रुपए, 10 रुपए फेस वैल्यू 70 प्रीमियम। तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने का उनको फायदा मिल रहा है। तो आपको मार्केट प्राइस से कह लो, अभी तो वो लिस्ट हुआ ही नहीं है, इश्यू प्राइस से सस्ते पे दिया जा रहा है, इश्यू प्राइस से सस्ते पे दिया जा रहा है, लेस देन इश्यू प्राइस लिख दो यहां पे। इश्यू प्राइस से सस्ते पे दिया जा रहा है, लेकिन फेस वैल्यू से कंपनी दे रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू से कंपनी तो डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट पे देना अलाउड नहीं है। अच्छा, फर्स्ट राइट क्यों बोल रहे हैं? कि कंपनी बोल रही है कि भाई पहला राइट आपको देने, आपको खरीदने खरीद लो, सस्ते में दे रहे हैं इश्यू प्राइस से, तुम नहीं खरीदोगे तो हम बाहर बेच देंगे। दैट इज कॉल्ड राइट इश्यू। राइट इश्यू क्या? पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, तुम खरीद लो, तुम नहीं खरीदोगे तो बाहर बेचे जाएंगे शेयर्स को। फिर नेक्स्ट आता है बोनस इशू। बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसमें तो कोई पैसे लिए नहीं जाते। ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ये कैसे दिया जाता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो मान लो कंपनी कहती है हम हर 2 शेयर पे 1 शेयर देंगे, हम हर 2 शेयर पे 1 शेयर फ्री देंगे। तो इसका मतलब अगर आपकी कंपनी के पास कोई शेयर होल्डर है मिस्टर ए, उसके पास 10 शेयर्स हैं, तो उसको 5 शेयर और फ्री मिलेंगे, प्लस में 5 शेयर और फ्री मिलेंगे बोनस वाले। कोई मिस्टर बी है, उसके पास 20 शेयर्स हैं, तो वहां पे उसको 10 शेयर्स और मिलेंगे फ्री वाले बोनस इशू। तो बोनस इशू में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको होती है? प्राइवेट प्लेसमेंट होती है आइडेंटिफाइड पर्संस को, आइडेंटिफाइड पर्संस को अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मतलब आप पहले से जानते हो। जैसे मान लो कोई मेरी कंपनी है, मेरी गली के अंदर 2 बंदे रहते हैं, मेरी जहां पे कंपनी बनी हुई है वहीं पे गली में 2 बंदे रहते हैं, मैं शेयर इशू करना चाहता हूं। जो मेरी गली में 2 बंदे रहते हैं, ना तो वो मेरी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ना वो मेरे कोई रिश्तेदार है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं उनको जानता हूं, आइडेंटिफाइड पर्सन है। तो अगर मैं ऐसे बंदे को शेयर अलॉट करूंगा तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? तो सीधी सी भाषा में ऐसे बोल दूं ना, अगर मैं कोई भी ऑफर जो पब्लिक ऑफर नहीं होता वो जनरली प्राइवेट प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन राइट इशू और बोनस इशू को छोड़ के। अच्छा, अब आपको चारों में डिफरेंस समझ आया? पब्लिक इशू में तो कोई भी ले सकता है, वो आइडेंटिफाइड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट इशू और बोनस इशू तो खाली है ही किसके लिए? जो ऑलरेडी हमारी कंपनी के शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनके लिए। लेकिन अगर कोई बंदा हमारे लिए नोन है, जानते हैं हम उसको, लेकिन वो ना तो हमारी कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और उसका हमारी कंपनी से कोई नाम, हमारे कोई प्रमोटर वगैरह कुछ भी नहीं है, और हम उसको शेयर अलॉट कर रहे हैं, लेकिन हम उसे जानते हैं, तो उसे हम बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज है, मान लो हमारी कोई कंपनी का एम्प्लॉई है, अब एम्प्लॉई हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो है नहीं, लेकिन हम उसको जानते तो है ना, हम उसको भी शेयर अलॉट करेंगे, तो वो भी किस रूट से करेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से। इसका मतलब सीधी सी भाषा में आई होप आपको 4 तरीके से शेयर इशू होते हैं: पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू में एनीवन कैन अप्लाई। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में खाली आइडेंटिफाइड पर्संस को शेयर अलॉट होंगे जिनको हम जानते हैं, लेकिन वो हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है। फिर राइट इशू और बोनस इशू खाली किसके लिए? कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के, जिसमें राइट इशू में शेयर्स में प्राइस चार्ज किया जाता है, लेकिन इशू प्राइस थोड़ा सा कम, और बोनस इशू में शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को। आई होप आपको 4 मेथड समझ आ गए, 4 तरीके के मेथड होते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं, अब और आगे बढ़े, तो अगर मैं कौन कौन सी कंपनी कौन कौन से मेथड में आ सकती है, मैंने तुम्हारे को बताया 4 मेथड है। कौन कौन से? पब्लिक इशू, मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी, 2 तरीके की कंपनियां होती है, आपको पता है इंडिया में, प्राइवेट और पब्लिक। जो पब्लिक कंपनी है वो इंडिया में चारों मेथड से सिक्योरिटी इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू भी लेकर आ सकती है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है,
पब्लिक कंपनी राइट इशू भी लेकर आ सकती है एंड पब्लिक कंपनी बोनस इशू भी लेकर आ सकती है। पब्लिक कंपनी चारों तरीके से शेयर्स को मार्केट में इशू कर सकती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके पास तीन रास्ते हैं। प्राइवेट कंपनी के ये तीन मेथड सेम है। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट इशू कर सकती है, बोनस इशू कर सकती है, बट पब्लिक इशू नॉट अलाउड। पब्लिक इशू नॉट अलाउड। इसका मतलब हमारे इंडिया में चार तरीके के मेथड होते हैं। जो कौन बोलता है? सेक्शन 23 बोलता है कि भाई चार तरीके के मेथड है सिक्योरिटी इशू करने के, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। जिसमें से अगर पब्लिक कंपनी तो वो चारों मेथड क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिए। अगर पब्लिक कंपनी वो चारों तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है, लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी तो वो तीन तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। उसको पब्लिक इशू अलाउड नहीं है। एक तो ये बात हो गई। अब यहां तक समझने के बाद अब हम बात करते हैं पब्लिक इशू भी दो तरीके के होते हैं। पब्लिक इशू भी दो तरीके के होते हैं, जिसको हम पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। पब्लिक इशू का दूसरा नाम होता है पब्लिक ऑफर। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ। एक होता है आईपीओ और एक होता है एफपीओ। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये टर्म तो बहुत पॉपुलर आपने कई बार सुनी होगी। एंड एफपीओ स्टैंड्स फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर। अगर कोई कंपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेकर आती है तो वो आईपीओ है। अगर वो फ्यूचर में उसके बाद जितनी बार भी पब्लिक इशू लेकर आती है वो एफपीओ है। तो कोई कंपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेकर आएगी आईपीओ, फ्यूचर में वो जितनी बार पब्लिक इशू लेकर आएगी वो एफपीओ। अच्छा, इसका समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फर्स्ट टाइम शेयर्स लेकर आ रही है, वो पब्लिक इशू के थ्रू फर्स्ट टाइम लेकर आ रही है। हो सकता है वो बनी पहले से हो, उसने पहले प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करे हो, अब उसका मोड पब्लिक इशू लाने का हो गया है, तो पब्लिक इशू के थ्रू फर्स्ट टाइम लेकर आ रही है तो आईपीओ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो शेयर ही फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, पब्लिक इशू के रूट से अगर फर्स्ट टाइम कर रही है। एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान ले कंपनी एक्स लिमिटेड, ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एग्जांपल लेके बात करते हैं। ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, 2010 में बनी थी, और इसको 10 शेयर होल्डर्स ने बनाया था। कितने शेयर होल्डर्स ने मिलकर बनाया था? 10 शेयर होल्डर्स ने मिलकर बनाया था। और कब बनी थी? 2010 में बनी थी ये कंपनी। अच्छा, उस टाइम पे जब 10 शेयर होल्डर्स को इन्होंने, जो इस कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे, वो प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से करे थे। अभी तो ताजी ताजी कंपनी नई नई बनी है, तो अभी इनके अपने शेयर होल्डर्स के पास जितना पैसा था उन्होंने उतना लगाया और उससे कंपनी बना ली। शेयर जो इशू करे थे वो किस रूट से करे थे? प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से करे थे। तो अभी कंपनी बनी है, ऑलरेडी बन चुकी है, शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू हो चुके हैं। कब हुए थे? मान लो वो 1 लाख शेयर्स इशू करे थे उन लोगों ने, कंपनी ने, लेकिन वो 1 लाख शेयर्स कौन से रूट से इशू करे थे? प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से इशू करे थे, तो ये कंपनी बन गई। अब मान लो 2024 के अंदर कंपनी का प्लान बनता है कि अब हमको ना जनता से भी फंड रेज करने, कंपनी को बड़े लेवल पर लेकर जाना है। अब मान लो कंपनी 10 लाख शेयर्स और इशू करना चाहती है, 10 लाख न्यू शेयर्स इशू करना चाहती है अब कंपनी। और जब कंपनी जनता से रेज करना चाहती है तो अब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है। तो अब जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है फर्स्ट टाइम, बन तो पहले चुकी है, पहले शेयर्स भी इशू कर चुकी, लेकिन प्राइवेट के रूट से, पब्लिक इशू के रूट से तो फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, तो ये वाला पब्लिक इशू क्या कहलाएगा? आईपीओ। ठीक है। और फिर यही कंपनी मान लो अब 2024 के बाद 2026 में, ये है ईयर 2024, ये है ईयर 2026 और ये था ईयर 2010। अब मान लो कंपनी 2026 में अगेन 5 लाख न्यू शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक इशू के रूट से। इशू के रूट से, तो अब ये कहलाएगा एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, क्योंकि सेकंड टाइम पब्लिक इशू आ रहा है। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितनी बार पब्लिक इशू लेकर आएंगे वो क्या कहलाएगा? एफपीओ। तो इसका मतलब जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेकर आएगी वो आईपीओ, फ्यूचर में जितनी बार भी लेकर आएगी एफपीओ। ये बात समझ आ गई। और मैंने ये भी बता दिया कि ऐसा नहीं कि कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है तो आईपीओ हो जाएगा। फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू के रूट से करेगी तो आईपीओ। फर्स्ट टाइम तो वैसे वरना शेयर पहले भी इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से भी इशू कर चुकी थी। ठीक है ना? अब एक चीज ये क्लियर हो गई। अब एक बात और आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी ना, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी, भले ही वो आईपीओ लेकर आए या एफपीओ लेकर आए,
इसमें वो दो तरीके के शेयर इशू करेगी। एक होगा फ्रेश इशू, दो तरीके के शेयर इशू कर सकती है, एक होगा फ्रेश इशू और एक होगा ऑफर फॉर सेल। ये वर्ड बार बार यूज होगा, इससे पहले क्लियर कर रहा हूं। सेम यहां पे भी दो चीजें होंगी, एक होगा फ्रेश इशू और एक हो सकता है ऑफर फॉर सेल। अब इसका क्या मतलब है, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये 2010 में बनी थी। 2010 में क्या हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक कंपनी एक्स लिमिटेड 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जब ये 2010 में बनी थी उस टाइम पे इस कंपनी के अंदर 10 शेयर होल्डर्स थे और उस टाइम पे कंपनी ने इनको 1 लाख शेयर्स इश्यू करे थे एट ₹10 ईच वाले। तो कितने के हो गए, 10 लाख रुपए के। और ये जो इन्होंने इश्यू करे थे वो करे थे थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, अब क्या हुआ, मान लो 2025 के अंदर ये कंपनी अब पब्लिक इशू प्लान कर रही है। दो लाख शेयर्स का पब्लिक इशू प्लान कर रही है, 2 लाख शेयर्स का एट ₹10 ईच। तो जब ये प्लान कर रही थी तो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने बोला, जो 10 शेयर होल्डर थे, कि इसमें से हम लोग भी कुछ अपने शेयर बेचना चाहते हैं, तो कंपनी ने पूछा आप लोग कितने शेयर अपने बेचना चाहते हो। तो उन्होंने बोला हमारे पास जो टोटल 1 लाख शेयर हम इसमें से 50,000 शेयर अपने बेचना चाहते हैं। तो कंपनी ने बोला ठीक है, हम आपके शेयर्स बिकवा देते हैं, हम आपके शेयर्स इस पब्लिक इशू के रूट में बिकवा देते हैं। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सोचा कि यार हमारे को कितने पैसे की जरूरत है, क्योंकि देखो कंपनी जो इनके शेयर्स बिकवाएगी वो पैसा कंपनी के पास थोड़ी आएगा। तो कंपनी के पास तो पैसा सिर्फ उतना आएगा जो वो नए शेयर्स इशू करेगी। जो इनके शेयर्स बिकवाएगी उसका वाला पैसा तो उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पे जाएगा, उसके बदले कंपनी उनसे थोड़ी बहुत कमीशन चार्ज कर लेती है। उनके शेयर्स बिकवाने के लिए कंपनी क्या ले लेती है, उनसे कमीशन चार्ज कर लेती है, क्योंकि भाई कंपनी उनके लिए एफर्ट लगा रही है, उनके शेयर मार्केट बिका रही है, उसके लिए कमीशन चार्ज कर लेती है। लेकिन वो पैसा तो कंपनी के पास नहीं आएगा ना, सिर्फ कमीशन का पैसा आएगा। अल्टीमेटली शेयर्स बेच के जो पैसा है वो तो उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पे चला जाएगा। तो कंपनी को अपनी फंड रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, कितने फंड की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो शेयर्स इशू करेगी। तो कंपनी को यह लगा कि भाई हमारे को 15 लाख रुपए की जरूरत है, कंपनी को लगा कि हमारे को 15 लाख की जरूरत है। तो कंपनी ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, अब 50,000 जो शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी बोल रहे हैं बेचने को। तो अब इसमें क्या करा, कंपनी ने 2 लाख शेयर्स मार्केट में लेकर आई, उसमें से इन्होंने 1.5 लाख शेयर्स, उसमें से इन लोगों ने 1.5 लाख शेयर्स फ्रेश इशू के थ्रू लॉन्च करे, वो भी एट रुपीस कितने वाले, 10 ईच वाले। एंड 50,000 शेयर्स इन लोगों ने एट ₹10 ईच वाले ऑफर फॉर सेल के थ्रू लॉन्च करे। मतलब है ये पब्लिक इशू, जनता को इस बारे में पता बताया जाता है प्रोस्पेक्टस के अंदर, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। देखो जनता के लिए तो 2 लाख रुपए का ऑफर आ गया, सीधी सी बात है पब्लिक इशू में। तो कंपनी ने 2025 के अंदर आईपीओ लेकर आई 2 लाख शेयर्स का। तो 2 लाख शेयर्स में सच्चाई क्या है कि भाई 50,000 शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बिकवाए जा रहे हैं और 1.5 लाख शेयर्स नए वाले हैं। तो टोटल 2 लाख शेयर्स मार्केट में आ गए। तो इसमें तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर मार्केट में बिकवाए जा रहे हैं उसे हम बोलेंगे ऑफर फॉर सेल, और जो नए शेयर्स मार्केट में बिकवाए जा रहे हैं उसे हम बोलेंगे फ्रेश इशू। तो अब टोटल में पैसा कितना कलेक्ट होगा, ये 1.5 लाख शेयर 10 रुपए ईच वाले हैं, तो यहां से कलेक्ट होगा 15 लाख रुपए, और ये 50,000 शेयर एट ₹10 ईच वाले हैं, तो यहां से कलेक्ट होगा 5 लाख रुपए। तो 5 लाख एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पे चला जाएगा, 15 लाख रुपए किस पे चला जाएगा, कंपनी के पास चला जाएगा। और ये 5 लाख रुपए के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास फंड जा रहा है, कंपनी ने उनके शेयर्स बिकवाए, उसके लिए जो थोड़ा बहुत कंपनी उनसे पैसा चार्ज, कमीशन चार्ज करना चाहेगी, कर लेगी। तो इसका मतलब पब्लिक इशू के अंदर शेयर्स आते हैं तो 2 तरीके से आते हैं, तो फ्रेश इशू से, ऑफर फॉर सेल से। और ये फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल क्या होता है ये भी समझा दिया। फिर अब एक बात और बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लिस्टिंग को लेकर। देखो हमारे कंपनी लॉ का सेक्शन 40, हमारे कंपनी लॉ में सेक्शन है 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो ये बोलता है कि जो भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, एवरी कंपनी which is going through the process of public issue
process of public issue has to mandatorily list its securities on any recognized stock exchange of India. इंडिया में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हैं, एनएससी, बीएससी वगैरह वगैरह। तो कहता है सेक्शन 40 कंपनी एक्ट का ये बोलता है जो भी कंपनी पब्लिक इश्यू के प्रोसेस को लेकर आ रही है, जैसे ही कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लेकर आएगी उसको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है, मतलब स्टॉक मार्केट में शेयर्स को ट्रेड करवाना मैंडेटरी है। सेक्शन 40 ये बोलता है। तो इसका मतलब अगर कोई कंपनी 2010 में आई थी, उस टाइम में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इशू करे थे, तो उस टाइम पे हो सकता है ये कंपनी अनलिस्टेड हो। लेकिन जैसे ये 2025 के अंदर आईपीओ लेकर आएगी, इनको लिस्टिंग करवानी पड़ेगी अपने शेयर्स की। और जब लिस्टिंग होती है ना, तो जितने नए शेयर लेकर आ रहे हो खाली उनकी नहीं होती, जो पहले से इशू कर रखे उनकी भी होगी। तो जैसे 2 लाख शेयर्स लेकर आ रहे हो, 2 में से 1.5 तो नए हैं, 50 पुराने हैं। तो ले देखिए, अगर हम टोटल शेयर देखें तो कितने हैं, 1.5 नए और 1 लाख पुराने वाले थे। शेयर्स पुराने वाले 1 लाख थे। तो जब लिस्टिंग होगी तो जो नए शेयर्स इशू हो रहे हैं मार्केट में, खाली उनकी नहीं होगी, जो पहले से इशू कर रखे उनकी भी होगी। लिस्टिंग सारे शेयर्स की होगी। तो जैसे ही कोई कंपनी आईपीओ लेकर आएगी उसकी लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। सेक्शन 40 बोलता है कंपनी एक्ट का, जैसे कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी, ताकि इजी उसका ट्रेड करना आसान हो सके, इजी खरीदना बेचना आसान हो सके। अब मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि कोई कंपनी बिना पब्लिक इशू के लिस्ट नहीं करा सकती। देखो, लिस्टिंग क्या है, 2 तरीके की होती है। एक होती है वॉलंटरी लिस्टिंग, एक होती है मैंडेटरी लिस्टिंग। मैंडेटरी लिस्टिंग क्या है कि आप पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो तो आपको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। लेकिन मान लो आपकी कंपनी पब्लिक इशू लेकर नहीं आई, आपकी कंपनी खाली प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर इशू करे थे, लेकिन उसका मूड हो रहा है लिस्टिंग करवाने का, तो क्या वो कंपनी लिस्टिंग करवा सकती है? वो भी करवा सकती है, मगर उसे हम बोलेंगे वॉलंटरी लिस्टिंग, अपनी मर्जी से गई है, उसके ऊपर फोर्स नहीं था। फोर्स सिर्फ कब किया जाएगा, जब आप पब्लिक इशू लेकर आ रहे हैं, तब आपको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप पब्लिक इशू नहीं लेकर आ रहे, आपका खाली आपने प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर, जैसे वो 2010 में जब ये कंपनी बनी थी, इन्होंने 1 लाख शेयर इशू करे थे, तो उस टाइम पे इनको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर इशू करे थे। लेकिन अगर इनका उस टाइम पे भी मूड बन जाता कि हम इन शेयर्स को भी लिस्ट करवा देते, तो ये करवा सकते थे। तो अगर ये खुद करवाते उस टाइम पे, तो वॉलंटरी लिस्टिंग होती। लेकिन अगर ये उस टाइम पे लिस्ट नहीं करवा रहे और फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेकर आ रहे, तो उस टाइम पे तो इनको लिस्टिंग करानी ही पड़ेगी। ये कौन बोलता है? सेक्शन 40 ऑफ कंपनी एक्ट बोलता है कि जो भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी उसको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। ये था आपका इस पूरे चैप्टर का एक बेस जो मेरे को बताना था। अब तुम्हारे को पढ़ना आसान हो जाएगा। अब ये बता रहा है कि रेगुलेशंस कब इंडिया में आई थी, 11 सितंबर 2018 को इंडिया में आई थी। और ये इफेक्टिव कब हुई थी? जिस डेट को आई थी उसके 60 दिन के बाद एक्टिवेट इनको इफेक्टिव किया गया था। और इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज और भी लिखी हुई है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट वगैरह सब क्या होता है आगे देखेंगे। अब सिंपल सी भाषा में आप पढ़ना शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को बुक से, कि जब अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन 5 प्लस रेगुलेशन 7, जनरल कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू एंड राइट इशू। अच्छा, पब्लिक इशू क्या होता है आपको ये भी पता है, राइट इशू क्या होता है ये भी पता है। अच्छा, चीज और, ये वाला रेगुलेशंस प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगती। ये सेबी आईसीडी रेगुलेशन सिर्फ 2 ही कंपनी में लगती हैं। एक तो वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो लिस्टिंग करवाने जा रही है, एक तो उस पे लगेंगी, प्लस लिस्टेड पब्लिक कंपनी पे लगेंगी। ये वाली रेगुलेशंस प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती, प्लस उस वाली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं होती जिसका लिस्टिंग का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। देखो, कोई कंपनी अगर पब्लिक इशू लेकर नहीं आ रही है तो अभी अनलिस्टेड है, जैसे पब्लिक इशू लाएगी तो उसे लिस्टिंग करनी मैंडेटरी हो जाएगी, तो ये रेगुलेशन लग जाएंगी। तो इसलिए मैंने क्या बोला, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी उन पे लगेगी जो लिस्टिंग वाले करवाने जा रही हैं या जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है, बस ये रेगुलेशन सिर्फ उन्हीं पे लगेंगे। लेकिन जिनका लिस्टिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और जो प्राइवेट कंपनी है उनकी तो लिस्टिंग होती ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी खाली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट होते हैं, बाकी शेयर वगैरह तो लिस्ट होते ही नहीं है, तो उनके ऊपर रेगुलेशंस लगेंगी ही नहीं। अब बात यह आती है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी, राइट इशू। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं कंपनी, तो यहां पे कंपनी का मतलब या तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो कि पब्लिक इशू लेकर आ रही है। जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू या राइट इशू लेकर आएगी तो उसको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, और वो कंडीशंस कहां बताई गई है? रेगुलेशन 5 और 7 बताई गई है, हम जनरल कंडीशंस बोलते हैं। और अगर आपने कंडीशंस फॉलो नहीं करी तो यहां पे क्या लिखा है? एन इशूअर। इशूअर का मतलब है वो कंपनी जो पब्लिक इशू लेकर आ रही है, राइट इशू लेकर आ रही है, उसे हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? इशूअर। इशूअर का मतलब क्या है? वो कंपनी जो पब्लिक इशू राइट इशू लेकर आ रही है, और या फिर वो क्या लेकर आ रही है? कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का मतलब है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और वो भी कन्वर्टेबल किसमें? कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे।
जब भी वर्ड लिखा जाए ना कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, तो मतलब अभी तो वो शेयर है, डिबेंचर है, अभी तो प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, लेकिन वो फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेनली इस चैप्टर का जो फोकस है ना वो इक्विटी पे ही है। या जब आप इक्विटी इशू कर रहे हो या ऐसे शेयर्स इशू कर रहे हो जो कि या डिबेंचर इशू कर रहे हो या फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तभी ये रेगुलेशन लगेगी। और वो इशू कौन कर रहा है कंपनी? या तो वो लिस्टेड कंपनी इशू कर रही है या वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो अभी फर्स्ट टाइम आईपीओ लेकर आ रही है वो इशू कर रही है, उसके ऊपर ये रेगुलेशन लगेंगी। तो कह रहा है कोई भी कंपनी जब पब्लिक इशू राइट इशू लेकर आती है तो उसको या वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करती है, उसको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कंडीशन पढ़ते हैं वन बाय वन क्या क्या है। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं गाइस। पहली कंडीशन क्या है? अगर आप इनमें से किसी भी एक कंडीशन को आपने पूरा नहीं करा, मतलब अगर आप ये लिखा है अगर आप इनमें से अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, अगर आप इनमें से किसी भी एक कंडीशन में आ गए तो आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते। तो आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते मतलब ये समझ लो कि ये एक नेगेटिव लिस्ट है। मैंने रेगुलेशन 5+7 को कंबाइन कर दिया है। आप ये समझ लो कि एक नेगेटिव लिस्ट है जो भी हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी के अंदर भी आ गए तो आप क्या नहीं कर सकते? अगर आप इनमें से किसी एक कंडीशन में भी फंस गए तो आपकी कंपनी पब्लिक इशू और राइट इशू नहीं ला सकती। अब ये कंडीशंस क्या क्या है वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। कंडीशन 1, इफ द इशूअर इफ द इशूअर मतलब वो कंपनी जो पब्लिक इशू या राइट इशू ला रही है वो एनी ऑफ इट्स प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर्स और सेलिंग शेयर होल्डर्स। ये सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन है? ये वो लोग हैं जो पब्लिक इशू के टाइम के अंदर अपना ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे को बताया था ना पब्लिक इशू में दो चीजें होती है, एक होता है फ्रेश इशू, एक होता है ऑफर फॉर सेल। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर कुछ अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेलिंग शेयर होल्डर, जब वो ऑफर फॉर सेल के तो अपने शेयर बेचने हैं। आर डी बार, डी बार का मतलब होता है बैन लगा देना फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी। अब इसका क्या मतलब है बड़े ध्यान से सुनना। अब इसका क्या मतलब है बड़े ध्यान से सुनना। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये होगा, और मान लो ये कंपनी पब्लिक इशू या राइट इशू प्लान कर रही है। ये कंपनी पब्लिक इशू या फिर राइट इशू लाने का प्लान कर रही है, कि भाई लेकर आएगी। तो ये कंपनी यहां पे हो गई इशूअर। कह रहा है इशूअर प्लस एनी ऑफ इट्स प्रमोटर्स, कोई एक प्रमोटर है वो, या प्रमोटर का कोई ग्रुप है, प्रमोटर ग्रुप के लोग हैं ज्यादा है वो, ये इस कंपनी का कोई डायरेक्टर और इस कंपनी के सेलिंग शेयर होल्डर्स। अगर इनमें से कोई भी बंदा कभी कोई फ्रॉड करता हुआ पकड़ा गया था, मान लो किसी ने भी इनमें से कभी कोई फ्रॉड या स्कैम किया था और स्कैम करने की वजह से या फ्रॉड करने की वजह से सेबी ने इनके ऊपर बैन लगा रखा है, सेबी ने इनको डी बार कर रखा है कि आज के बाद आप कैपिटल मार्केट एक्सेस नहीं करोगे। कैपिटल मार्केट एक्सेस का मतलब क्या होता है कि आज के बाद आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। कैपिटल मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट। तो कैपिटल मार्केट एक्सेस के ऊपर बैन लगा हुआ है मतलब क्या कि आज के बाद ये लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर इनके ऊपर कभी भी ऐसा कोई बैन लगा हुआ है तो उस केस के अंदर ये कंपनी पब्लिक इशू राइट इशू नहीं ले सकती। हो सकता है कंपनी ओके हो, लेकिन इनके किसी प्रमोटर ने, प्रमोटर ग्रुप ने, डायरेक्टर ने या सेलिंग शेयर होल्डर ने कोई डिफॉल्ट कर रखा है तो भी ये कंपनी पब्लिक इशू राइट इशू नहीं ले सकती। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन और भी बन सकती है, एक सिचुएशन और भी बन सकती है। वो पर ध्यान सुनने वाली बात यह है कि मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड, जो आपकी कंपनी का प्रमोटर है। मान लो इस कंपनी का प्रमोटर है मिस्टर ए, ये यहां पे भी प्रमोटर था, ये बंदा यहां भी प्रमोटर था, वाई लिमिटेड में भी क्या था? प्रमोटर था। मतलब ये दो जगह प्रमोटर था, एक्स लिमिटेड में भी और वाई लिमिटेड में भी, ये दोनों जगह प्रमोटर था। ये बंदा एक्स लिमिटेड में भी और वाई लिमिटेड में भी। फ्रॉड एक्स लिमिटेड ने कभी नहीं करा, वाई लिमिटेड ने फ्रॉड करा है। और जब वाई लिमिटेड ने फ्रॉड करा है ना, इस फ्रॉड के अंदर ये मिस्टर ए भी इन्वॉल्व था, मिस्टर ए भी इन्वॉल्व था और ए यहां का प्रमोटर है। फ्रॉड इस कंपनी ने करा है तो इस कंपनी पे बैन लगा और इसके प्रमोटर्स पे भी बैन लगा। अब इसके प्रमोटर्स पे भी बैन लगा और यही प्रमोटर वहां पे भी प्रमोटर है, यहां भी क्या है? प्रमोटर है। तो अब समझो गलती थी इस कंपनी की, फंस ये भी गया यहां पे भी, क्योंकि इस दोनों जगह पे प्रमोटर सेम है। तो पब्लिक इशू ये वाली कंपनी भी नहीं ला पाएगी, क्योंकि इसने क्या बोला, खाली वो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है तो नहीं, अगर उसका कोई प्रमोटर भी डिफॉल्ट कर रहा है
तो भी दिक्कत है, प्रमोटर या डायरेक्टर। तो यहां पे इस कंपनी तो ओके है, लेकिन अगर मान लो इसके प्रमोटर ने डिफॉल्ट करा है और वो डिफॉल्ट यहां नहीं करा था, किसी दूसरी कंपनी में करा था और उसकी वजह से उस पर बैन लगा था, तो लेकिन वही प्रमोटर यहां भी है, तो वो भी, क्योंकि यहां भी दोनों कॉमन था, तो अभी एक्स लिमिटेड भी पब्लिक इशू नहीं ले पाएगी, इसका इंपैक्ट ये भी पड़ जाएगा। तो उन्होंने लेते हैं कि अगर ये कंपनी खुद डिफॉल्ट करती तो फंसेगी। अगर इसका कोई बंदा प्रमोटर ग्रुप डायरेक्टर सेलिंग शेयर होल्डर किसी और कंपनी में भी, अगर ये लोग वहां पे भी है और इन्होंने फ्रॉड यहां नहीं करा लेकिन दूसरी कंपनी में करा है, तो उसकी वजह से ये वो वाली कंपनी तो बैन होगी कैपिटल मार्केट एक्सेस करने से, तो ये वाली कंपनी भी पब्लिक इशू राइट इशू नहीं ले पाएगी, क्योंकि प्रमोटर्स वगैरह कॉमन है। ये जो मैंने बात बोली ना दूसरी वाली बात, ये वाला जो पॉइंट है वो नीचे वाले सेकंड पॉइंट से निकल कर आया है। इफ एनी ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द इश्यूअर इज अ प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी which is debarred from accessing the capital market under the order or direction made by SEBI। आ गई ना। पहले वाले में तो ये था कि अगर आपकी कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर ने कोई डिफॉल्ट करा है, तो ये इशूअर ने, प्रमोटर ने, डायरेक्टर प्रमोटर ने कोई भी डिफॉल्ट करा है, तो आप आउट हुई और आपको सेबी ने बैन लगा रखा, तो आपकी कंपनी पब्लिक इशू राइट इशू नहीं ला सकती। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपकी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर ने आपकी कंपनी में तो फ्रॉड नहीं करा था और आपकी कंपनी ने भी कोई फ्रॉड नहीं करा था, लेकिन आपकी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर ने किसी दूसरी कंपनी में फ्रॉड करा था और उन पे वहां बैन लगा था, तो उसकी वजह से अब आपकी कंपनी पब्लिक इशू राइट इशू नहीं ला सकती है। सेकंड वाले पॉइंट में पॉइंट कवर है, ये सेकंड वाले पॉइंट में कवर है, तो दोनों हमने समझ लिया, पहला और दूसरा। तीसरा पॉइंट क्या है, अनलेस एन एप्लीकेशन इज मेड टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ लिस्टिंग ऑफ इक्विटी एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इन सच एक्सचेंज एंड हैज चूजन वन ऑफ देम एज अ डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, बस इतना समझ लो। डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज भी क्या होता है मैं ये भी समझा दूंगा। अब इसका मतलब समझ लो, देखो जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लाती है ना, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, मान लो अगर एक कंपनी एक्स लिमिटेड है पब्लिक इशू अगर लेकर आ रही है, तो उसको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी होती है। आपको मैंने बताया था एज पर सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसको लिस्टिंग मैंडेटरी होती है, उसको लिस्टिंग क्या होती है, मैंडेटरी होती है। उस कंपनी को लिस्टिंग करानी मैंडेटरी होती है एज पर सेक्शन 40 ऑफ कंपनी एक्ट। तो और इसके लिए आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होता है। इन प्रिंसिपल पब्लिक इशू लाने से पहले ही परमिशन लेनी पड़ती है, पब्लिक इशू लाने से पहले ही, बिफोर पब्लिक इशू ही आपको क्या करनी पड़ती है। अगर आपको डिसाइड हो गया है कि पब्लिक इशू ला रहे हो, तो बिफोर पब्लिक इशू ही आपको क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास अप्लाई करना पड़ता है लिस्टिंग परमिशन के लिए। स्टॉक एक्सचेंज के पास अप्लाई करना पड़ता है फॉर लिस्टिंग परमिशन, पब्लिक इशू आने से पहले ही, और उसी को हम बोलते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल। जो आप स्टॉक एक्सचेंज से पहले अप्लाई करें, हम बोलते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। इन प्रिंसिपल मतलब इन बिटवीन, कि अभी पब्लिक इशू आया नहीं है उससे पहले ही आपने क्या ले लिया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया। ये इसलिए कंसेप्ट रखा हुआ है ताकि आप उस स्टॉक मार्केट में एलिजिबल हो भी या नहीं लिस्टिंग कराने के लिए, उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, वो लोग पहले ही चेक कर लें। और फिर अगर एक बार आप पब्लिक इशू ले आओगे, सब इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद फाइनल अप्रूवल आपको पब्लिक इशू के बाद मिल जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो अच्छा एक चीज और, यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा था डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। अब ये डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। देखो अगर आपकी कंपनी, देखो आपकी चॉइस होती है कि आप किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करवाओ या एक से ज्यादा पे करवाओ। मान लो अगर आप खाली एनएससी पे लिस्टिंग करवा रहे हो, तो एनएससी ही मेन एक्सचेंज है, एनएससी ही डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन अगर आप एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग करवा रहे हो, बोथ पे लिस्टिंग करवा रहे हो, तो उस केस में आपको किसी एनी वन को क्या करना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड का मतलब होता है कि हम किसी एक को मेन मान रहे हैं जिसके बेस पे हम सारे कंप्लायंसेस करेंगे। देखो जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करवाते हो ना, तो आपको कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोनों स्टॉक एक्सचेंज के कंप्लायंसेस जो हैं वो अपने अपने होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मगर आपको सारी डिटेल सेबी को पूरी कंप्लीट फाइल नहीं करनी है। आप क्या करो, अगर एक से ज्यादा पे लिस्टिंग करवा रहे हो, तो जो आपका डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है मेन वाला, उसकी डिटेल पूरी फाइल कर दो सेबी को कि भाई ये हमारा मेन वाला है। डिटेल दोनों की फाइल करनी होती है, लेकिन जो मेन डिटेल्स देनी होंगी वो आपको डेजिग्नेटेड की देनी होंगी। और डेजिग्नेटेड कौन सा होगा, जो आप खुद चूज करोगे कि आप दोनों में से मेन किसको रखना चाहते हो, वो आपकी चॉइस होती है। अगर आप मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करवा रहे हो, तो अगर आप एक ही पे लिस्टिंग करवा रहे हो खाली एनएससी पे या बीएससी पे, तो फिर आपका मेन वाला वही होगा, वही डेजिग्नेटेड होगा। तो मतलब तीसरा पॉइंट सिंपल ये है कि जब भी आप पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो, तो उससे पहले आपको लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज पे। चौथा, इफ एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर इज अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर। फ्यूजिटिव ऑफेंडर का मतलब होता है भगोड़ा। फ्यूजिटिव मींस भगोड़ा, जो इंडिया से फ्रॉड करके भग गया। एग्जांपल विजय माल्या।
विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब जो इंडिया से फ्रॉड कर करके भगे हैं, इन्हें हम बोलते हैं फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स। तो अगर आपकी कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर, मतलब आपकी, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, आपकी कंपनी तो हो गई ईश्वर, ये बिल्कुल ओके है, आपकी कंपनी ओके है, लेकिन आपकी कंपनी के जो प्रमोटर प्लस डायरेक्टर हैं, ये है फ्यूजिटिव ऑफेंडर। ये भगोड़े हैं, इंडिया से भग चुके हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, वो फ्रॉड करके भगे इंडिया का पैसा लेके, तो आपकी कंपनी के ऊपर पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है, आपकी कंपनी को प्रोहिबिशन है कि आपकी कंपनी पब्लिक इशू या राइट इशू नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि आपकी कंपनी के जो प्रमोटर या डायरेक्टर्स हैं वो भगोड़े हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बोलता है, मान लो किसी बंदे ने फ्रॉड, नीचे एक नोट डाला हुआ है, द रिस्ट्रिक्शंस ए एंड बी shall not apply to persons who were debarred in the past and the period is over on the date of filing of prospectus। ए और डी, पहले वाले पॉइंट में जो आपके ऊपर बैन लगा है, और दूसरे चौथे वाले पॉइंट में डी, सॉरी ए एंड बी, ए और डी नहीं, ए और बी, ए और बी। अब ये क्या कहता है, बड़े ध्यान से इसका मतलब समझना। वो कहता है ए और बी में, ए और ए वाला कौन सा था कि अगर आपकी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर वगैरह को भी बैन लगाया गया, और दूसरा था कि आपकी कंपनी के लिए लगाया गया बैन आपके प्रमोटर डायरेक्टर पे दूसरी कंपनी के फ्रॉड की वजह से लगा था, लेकिन आपकी कंपनी पे वो कॉमन थे, तो इस वजह से आपकी कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला पा रही। ले देखिए, दोनों ही केस में अगर आपकी कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप पे ए और बी वाले पॉइंट में कभी कोई डी बार लगा हुआ था, बैन लगा हुआ था, लेकिन वो बैन हमेशा के लिए तो होता नहीं है, 2 4 5 साल के लिए होता है। तो कह रहा अगर वो फ्रॉड ओके हो चुका था, अगर पास्ट में अगर आपकी कंपनी में डीबार लगा था, लेकिन वो डीबार का पीरियड ओवर हो चुका था जब आपकी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही थी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ सकती है। इसका मतलब अगर मान लो आपको 5 साल के लिए बैन लगाया गया आपके ऊपर कैपिटल मार्केट एक्सेस करने से, फ्रॉड की वजह से सेबी ने आपके ऊपर 5 साल का बैन लगाया है, तो आप 5 साल तक पब्लिक इशू नहीं लेकर आ सकते, लेकिन फ्यूचर में जब फ्रॉड ओवर हो जाएगा, फ्रॉड का पीरियड ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद आप पब्लिक इशू लेकर आ सकते हो, पब्लिक इशू, राइट इशू वगैरह लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट, अनलेस इट हैज मेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी। अच्छा, डिपॉजिटरी कौन है? एनएसडीएल सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। आप ये जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हो, आपको पता है ना शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, आजकल आप डीमैट फॉर्म में शेयर्स खरीदते हो, तो डीमैट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आजकल आप फिजिकल फॉर्म में शेयर थोड़ी लेने जाते हो, आजकल जब आप स्टॉक मार्केट से जीरोधा पे, अपस्टॉक्स पे या ग्रो, ये जो बड़े सारे ऐप आ गए हैं आजकल, आप जब शेयर्स खरीदते हो तो आप डीमैट फॉर्म में खरीदते हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदना, डीमैटेरियलाइजेशन। तो उसके लिए इंडिया में ना 2 डिपॉजिटरी बने हुए हैं, एनएसडीएल सीडीएसएल, सिर्फ 2 ही हैं। तो जितने भी जीरोधा, अपस्टॉक्स हैं, वो सब इनकी परमिशन लेकर काम करते हैं, वो इनके अंडर काम करते हैं, एनएसडीएल सीडीएसएल के अंडर। तो कोई भी कंपनी जब पब्लिक इशू लेकर आती है तो उसको अपने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट कराना मैंडेटरी है। तो वो साथ में ये भी कह रहा है कि देखो, एक तो कोई भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है उसको लिस्टिंग मैंडेटरी है, प्लस अपने सारे शेयर जो उनके फिजिकल फॉर्म में थे पहले से, प्लस जो वो नए इशू कर रहे हैं उनको वो सारे के सारे डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, आपको उसकी भी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। प्लस अगर आपकी कंपनी के अंदर आपने कोई पार्टली पेड अप शेयर पहले इशू कर रखे थे तो उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये नेक्स्ट कंडीशन है एफ वाले पॉइंट में। और नेक्स्ट क्या है? जी वाला पॉइंट, अनलेस फर्म अरेंजमेंट। फर्म अरेंजमेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट, स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मींस। वेरीफाइबल मींस का मतलब होता है आइडेंटिफाइबल मींस, जिसको आप श्योर शॉट बता सकते हो, टुवर्ड्स 75% ऑफ स्टेटेड मींस ऑफ फाइनेंस। स्टेटेड मींस ऑफ फाइनेंस का मतलब है जो आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर बताया है। स्टेटेड मींस मेंशन, प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया। अभी इसका क्या मतलब है समझाऊंगा। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट टू बी रेज्ड थ्रू प्रोस्पेक्टस टू प्रपोज पब्लिक इशू और राइट इशू और थ्रू एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइबल ऑफ इंटरनल एक्रूवल्स। इंटरनल एक्रूवल्स का मतलब होता है इंटरनल सेविंग्स जो आपकी कंपनी के पास पड़ी हुई है। अब सेविंग्स के अंदर क्या हो सकता है कंपनी के पास? सेविंग्स में कंपनी के पास क्या हो सकता है? कुछ रिजर्व्स का पैसा पड़ा होगा, कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी होंगी, इनको हम बोलते हैं इंटरनल एक्रूवल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कुछ रिजर्व्स का पैसा पड़ा होगा, कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी होंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं?
इंटरनल एक्रूवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल एक्रूवल्स। तो इसका मतलब यह हो गया, इसका सिंपल सा मतलब यह हो गया कि आपकी कंपनी का स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 75% पैसा आ जाए। कि कौन से पैसे को छोड़कर? पब्लिक इशू वाले पैसे को छोड़कर, इंटरनल एक्रूवल को छोड़कर। अब इसका क्या मतलब है तो मैं समझाता हूं, इसका क्या मतलब है तो मैं समझाता हूं, रुक जाओ। देखो, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो ये एक प्रोजेक्ट लगाना चाहती है। वो प्रोजेक्ट में मान लो ये एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती है, और उस प्रोजेक्ट के लिए ऐसा थोड़ी कि आप सारा का सारा पैसा पब्लिक इशू से ही ले लोगे। कंपनी को बताना पड़ता है कि कुछ हमारे पास अपना भी है, कुछ हम ले रहे हैं। वरना सारा पब्लिक इशू से लोगे तो पब्लिक सोचेगी कि यार सारा हमसे ही मांग रहे हैं, तो साला कुछ तो गड़बड़ी है, अपना क्यों नहीं लगा रहे। तो कुछ पैसा अपना भी लगाना पड़ता है। तो मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और उसमें ये प्रोजेक्ट इशू कर रही है, और इसका प्रोजेक्ट है एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। मान लो उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 1000 करोड़ रुपए। मान लो उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 1000 करोड़ रुपए है। तो 1000 करोड़ रुपए में से अब क्या करना पड़ेगा, पर ध्यान सुनना, आपको बताना पड़ेगा कि पैसा कहां कहां से आ रहा है। तो भाई कंपनी बोलती है इस 1000 करोड़ में से 300 करोड़ रुपए की तो हमारे पास इंटरनल एक्रूवल्स पड़े हैं। इंटरनल एक्रूवल्स मतलब हमारे पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स में पैसा पड़ा हुआ है, एटसेट्रा। तो इस 500 करोड़ में से हमारे पास 300 करोड़ का पैसा तो ये वाला पड़ा हुआ है, इंटरनल एक्रूवल्स वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, 500 करोड़ में 300 करोड़ आप पे ये वाला पड़ा हुआ है, प्लस आपकी कंपनी कहती है जी 1000 करोड़ में से 300 करोड़ हमारे पे पड़ा हुआ है। मान लो 500 करोड़ आप पब्लिक इशू से लोगे। 500 करोड़ रुपए आप कहां से रेस करोगे? पब्लिक इशू से रेस करोगे। तो टोटल कितने हो गए? 800 करोड़। अब बैलेंस का 200 करोड़ आप सोच रहे हो कि आप बैंक लोन लोगे। आप सोच रहे हो कि बैलेंस 200 करोड़ आप कहां से लोगे? बैंक लोन से लोगे। अभी मिला नहीं है, आप सोच रहे हो लोगे। तो आपको ना ये जो 200 करोड़ आप बैंक से लोगे, इसका कम से कम 75% की आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी कि भाई ये वाला पैसा हमारे को बैंक देने को तैयार है। तो 200 करोड़ का 75% हो गया 150 करोड़। इतना तो आपके पास मिनिमम आपको बैंक का अप्रूवल लेटर दिखाना पड़ेगा, बैंक का लोन अप्रूवल लेटर दिखाना पड़ेगा कि भाई ये जो बैलेंस पैसा 200 करोड़ है, इसमें से कम बैंक हमारे को 150 करोड़ तो देने को तैयार है। और बैलेंस बैंक ये कह रहा है कि अगर आपका पब्लिक इशू सक्सेसफुल हो जाता है तो बैलेंस 50 भी हम दे देंगे, पूरा 200 कर देंगे। तो आपको इस 150 करोड़ की श्योरिटी देनी पड़ेगी। इसे हम बोलते हैं स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस। मतलब आपको देखो, क्योंकि अगर ये वाले पैसे की आपने जिम्मेवारी नहीं दी, तो मान लो 300 तो आप पे पड़ा, ये 500 आपको यहां से मिल भी गया, और पता चले ये वाला 200 करोड़ आपको मिला ही नहीं, बाद में बैंक ने दिया ही नहीं, तो आपका 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो 800 करोड़ में पूरा थोड़ी होगा। 200 करोड़ का शॉर्टफॉल बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो जनता का आपने टाइम अलग बर्बाद करा, आपको जनता का पैसा वापस करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट आपका फेल ना हो तो आपका पब्लिक इशू से जो आप रेस कर रहे हो, जो इंटरनल सेविंग से रेस कर रहे हो, वो तो बात अलग है। लेकिन बाकी के पैसे का आपने जो जुगाड़ करना है, उसकी श्योरिटी दो कि 75% तक का जुगाड़ आपके पास हो रखा है। तो यहां पे लाइन के लिखिए, दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अनलेस फर्म अरेंजमेंट मीन स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन्स। वेरीफाइबल मीन्स मतलब हमारे एग्जांपल में क्या है, वो बैंक लोन, वो वेरीफाइबल है, लोन हम लोन लेटर दिखा देंगे। 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस, मतलब जितना पैसा आपको बचा हुआ बैंक से लेना है, उसके 75% की बैंक आपको श्योरिटी दे रहा है कि हाँ भाई हम दे देंगे। एक्सक्लूडिंग कौन सा पैसा कवर नहीं करना? जो पब्लिक इशू से आप ले रहे हो वो कवर नहीं करना, पब्लिक इशू राइट इशू से, और वो पैसा जो आपके पास आइडेंटिफाइबल इंटरनल एक्रूवल्स पड़े वो वाला पैसा कवर नहीं होगा, ये एक्सक्लूडिंग है। यहां पर लिखा है ना एक्सक्लूडिंग। दो पैसे कवर नहीं होंगे, दो तरीके के पैसे कवर नहीं होंगे। कौन कौन से? एक तो पब्लिक इशू वाला, और दूसरा जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ वो वाला जो इंटरनल एक्रूवल पड़े हैं वो, उसको छोड़कर। तो मैंने तुम्हारे को क्या बताया? तो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1000 करोड़ है, तो उसमें से ये दो कॉस्ट को तो एक्सक्लूड कर दो, ये तो एक्सक्लूड कर दो कि भाई ये तो हमें पता ही है भाई 300 हमारे पास पड़ा ही है, और पब्लिक इशू भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो ही जाता है, क्योंकि आजकल इंडिया में तो अंडर राइटर्स भी हैं, तो पब्लिक नहीं लेगी तो अंडर राइटर ले लेंगे, पब्लिक इशू भी सक्सेसफुल हो ही जाता है। तो कह रहे हैं दो पैसे को तो करो एक्सक्लूड, बचे हुए पैसे का बताओ कि भाई बचा हुआ पैसा कैसे अरेंज करोगे? 200 करोड़। तो उस 200 करोड़ की तुम्हारे को उस 200 में से 75% की श्योरिटी देनी पड़ेगी कि भाई ये तो हमें मिल जाएगा,
और बाकी का पैसा हम पब्लिक इशू और इंटरनल अप्रूवल से हम ले आएंगे, तो ले देंगे हमारा पब्लिक इशू सक्सेसफुल हो जाएगा, फेल नहीं होगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। ये हो गया पॉइंट। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में ये बताना पड़ेगा कि प्रमोटर्स की जो पहले से होल्डिंग है, क्योंकि आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स ने जो पैसा ले रखा है वो सब हमने डीमैट में कन्वर्ट कराने के लिए एप्लीकेशन लगा दी है। और नेक्स्ट हमारे को ये बताना पड़ेगा द अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एज मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इन द ड्राफ्ट लेटर shall not exceed 25% of the amount raised by the issuer। अच्छा, रेज का मतलब जो पब्लिक इशू से रेज करा। अब इसका क्या मतलब है, अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का मतलब होता है एम्प्लॉइज को बेनिफिट देना। जैसे मान लो एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के लिए आप कंपनी कोई पैसा लगा रही है, जैसे मान लो कंपनी के एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के लिए कंपनी ऑफिस के अंदर वेंटिलेशन का सिस्टम कर रही है, कंपनी ऑफिस के अंदर अपने क्या कहते हैं आरओ लगवा रही है, कंपनी अपने क्या कहते हैं बिल्डिंग को मेंटेन कर रही है, उनकी बिल्डिंग खराब हो रही है, जर्जर हो रही है, टूट फूट रही है, इसे हम बोलते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जनरल पर्पस, इसका कोई स्पेसिफाइड पर्पस नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि भाई ये भी आपको लिख के देना पड़ेगा कि जितना पैसा आप पब्लिक इशू से रेस करोगे, जैसे मान लो हमारे एग्जांपल में 1000 करोड़ में से 300 करोड़ तो आप इंटरनल सेविंग से कर रहे हो, 200 करोड़ आप बैंक लोन से ले रहे हो, तो इन वाले 300 200 की बात नहीं हो रही। ये जो आप पब्लिक इशू से पैसा रेस कर रहे हो 500 करोड़, इसका इस 500 करोड़ का मैक्सिमम 25% अगर आप चाहो, 500 करोड़ का मैक्सिमम 25% अगर आप चाहो तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज कर सकते हो, मगर इससे ज्यादा यूज नहीं करोगे। और वो भी पहले से बताना पड़ेगा कि अगर यूज करना चाहते भी हो या नहीं, ताकि पब्लिक उसके बेस में सोच समझकर इन्वेस्ट करे। क्योंकि अगर आप 25% इसका 25% कितना होता है 500 करोड़ का 125 करोड़, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस 500 करोड़ में से 125 करोड़ हम लोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में लगाएंगे, मतलब जनरल पर्पस में यूज करेंगे। ये आपको पहले से बताना पड़ेगा कि हम इससे ज्यादा पैसा यूज नहीं करेंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर। 500 करोड़ में से कितना यूज करेंगे 25% मैक्सिमम, तो आपको पहले से लिख के देना पड़ेगा। वो भी अगर करोगे तो, ताकि जनता सोच समझ के इन्वेस्ट करे, नहीं करोगे तो अलग बात है। अगर आप इससे ज्यादा यूज करना चाहते हो या अगर पैसा आ गया और आपने बाद में गलत यूज कर लिया तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपको बताना पड़ेगा कि आप शैल नॉट एक्सीड 25% से ज्यादा यूज नहीं करोगे। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, an issuer shall ensure that shares held by the sellers at least 1 year prior to the date of filing of the draft of a document। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, वो वाले केस की बात हो रही है ऑफर फॉर सेल की। मैंने आपको बताया ना, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी, उसमें दो तरीके के शेयर होंगे, एक तो फ्रेश इशू, एक होगा ऑफर फॉर सेल। तो कह रहा है जो लोग ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं उन शेयर होल्डर्स ने कम से कम उस कंपनी के पहले 1 साल से शेयर होल्ड कर रखे हो, मतलब वो पुराने शेयर होल्डर हो। ऐसा ना हो कि 3 महीने पहले शेयर लिए, अब पब्लिक इशू आ रहा फटाफट बेच दिए, मतलब उनका मेन मोटिव ही प्रॉफिट कमाना था। ऐसे लोगों को ऑफर फॉर सेल करना अलाउड नहीं है पब्लिक इशू में। पब्लिक इशू में सिर्फ वही लोग शेयर बेच पाएंगे अपने ऑफर फॉर सेल के थ्रू जिनके पास पहले से, जो कंपनी बनने के टाइम पे जब उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह के थ्रू अगर उन लोगों ने शेयर्स जो कंपनी में होल्ड कर रखे थे वो कम से कम उनको होल्ड करे हुए 1 साल हो गया, तो ही वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेच सकते हैं। और लास्ट, an issuer shall not make public issue of securities of the if the issuer or any of its promoter or director is a willful defaulter or a fraudulent borrower। willful default देखो, एक होता है कि आपसे गलती से डिफॉल्ट हो गया और एक होता है आपने जान के डिफॉल्ट करा है, इसे हम बोलते हैं willful defaulter। अगर ये प्रूव हो गया कि आपकी कंपनी के जो प्रमोटर है या डायरेक्टर है वो willful defaulter है या fraudulent borrower है, पैसा लेकर भगे हुए हैं या पैसा लेकर मार के बैठे हुए लोगों का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं इंटेंशनली। एक होता है उन्होंने अनइंटेंशनली पैसा लिया था लेकिन डिफॉल्ट हो गया, मतलब उन्होंने अच्छी नियत से पैसा लिया था लेकिन डिफॉल्ट हो गया, वो चुका नहीं पा रहे हैं और जेन्युइन रीजन है और उन्होंने प्रूव कर दिया, तो हो सकता है उनको पब्लिक इशू लाने को मिल जाए और उनके ऊपर सेबी ने कोई बैन भी नहीं लगाया। लेकिन अगर वो विलफुल डिफॉल्टर प्रूव हो गए या फ्रॉडलेंट बोरोवर प्रूव हो गए कि पैसा लेकर जान के मारा है और जान के पैसा नहीं लौटा रहे, जैसे विजय माल्या नीरव मोदी तो भग गए, लेकिन जो लोग बिना भगे इंडिया में पैसा मार के बैठे और नहीं लौटा रहे उन्हें हम बोलेंगे विलफुल डिफॉल्टर फॉर फ्रॉडेड बोरोवर, तो भी आपकी कंपनी पब्लिक इशू राइट इशू नहीं ला सकती। तो आपको सारी कंडीशन पूरी करनी है। अगर आपने इनमें से कोई एक भी कंडीशन वायलेट करी तो ये 5 और 7 को जोड़ के था, तो आपकी कंपनी पब्लिक इशू राइट इशू नहीं ला सकती। अब आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड फॉर आईपीओ रेगुलेशन 6, मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलेशन है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि अगर आप ये काम करोगे तो पब्लिक इशू नहीं ला सकते। अब हम पढ़ेंगे कि आपको ये कंडीशन पूरी करनी है तभी आप पब्लिक इशू ला सकते हो। वो कंडीशंस क्या क्या हैं वो हम समझेंगे, रेगुलेशन 6 में दी हुई हैं, ठीक है ना। अब वो समझेंगे।
तो गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद फॉर आईपीओ। मतलब जो भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आएगी तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको कुछ कंडीशंस पूरी करनी है। वो कंडीशंस कहां दी हुई हैं? रेगुलेशन नंबर 6 के अंदर दी हुई है, जो हर एक कंपनी जो भी आईपीओ लेकर आ रही है उसको पूरी करनी है। वो कंडीशन स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुमसे कुछ बात कर लेता हूं। हालांकि मैं डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत टेक्निकल टॉपिक और बड़ा टॉपिक है, लेकिन स्टिल शॉर्ट में समराइज कर देता हूं। जो पब्लिक इशू होते हैं ना, अभी मैंने बताया कि पब्लिक इशू दो तरीके के होते हैं, एक होता है आईपीओ और एक होता है एफपीओ। आईपीओ जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेकर आती है तो आईपीओ, फ्यूचर में जितनी बार भी लेकर आएगी वो एफपीओ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। पब्लिक इशू जो आते हैं ना वो दो तरीके के मेथड से आते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस मेथड, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। और एक होता है बुक बिल्डिंग मेथड। इसको हम प्राइस डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं। इसको हम प्राइस डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी जब पब्लिक इशू लेकर आती है, भले वो आईपीओ लाए या एफपीओ लाए, वो दो मेथड से आता है। या तो वो फिक्स प्राइस मेथड से आएगा जिसका दूसरा नाम ट्रेडिशनल मेथड है, या फिर वो बुक बिल्डिंग मेथड से आएगा जिसका नाम प्राइस डिस्कवरी मेथड है। फिक्स प्राइस मेथड जो पहले से चलता आ रहा है, बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है। फिक्स प्राइस मेथड मतलब कुछ नहीं, मान लो कंपनी एक्स लिमिटेड, भाई ये कंपनी जी मान लो 1 लाख शेयर्स का आईपीओ लेकर आ रही है, तो कंपनी कहती है जी हम 1 लाख शेयर्स का आईपीओ लेकर आ रहे हैं एट ₹100 ईच। इसका मतलब यहां पे शेयर्स पहले से फिक्स है, अमाउंट पहले से फिक्स है। तो कंपनी कह रही है हम 1 लाख शेयर लेकर आ रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से, जिसको खरीदने खरीद लो। दैट इज कॉल्ड फिक्स प्राइस मेथड। दिस इज कॉल्ड फिक्स प्राइस मेथड, जहां पे प्राइस पहले से फिक्स है। यहां पे हमारे को अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं, प्राइस फिक्स है, क्वांटिटी फिक्स है, सब कुछ पहले से फिक्स है। इसको हम बोलते हैं फिक्स प्राइस मेथड। एक होता है बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है? यहां पे ना बुक बिल्डिंग का मतलब होता है, बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्टिंग बिड्स एट वन प्लेस। कलेक्टिंग बिड्स एट वन प्लेस इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग। कलेक्टिंग बिड्स एट वन प्लेस इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग। यहां पे क्या होता है कि कंपनी क्या करती है? बिडिंग लगवाती है। यहां पे क्या होता है कि कंपनी क्या होती है? बिडिंग लगवाती है। अब वो कैसे लगवाती है कि कंपनी ना ये सोच रही है यार मैं 100 रुपए के हिसाब से रेस करूंगी, क्या पता हमारे को मार्केट में ज्यादा पैसा मिल जाए। तो यहां पे ना वो कंपनियां जो अपनी एक्चुअल वर्थ डिटरमाइन करना चाहती हैं, जो श्योर नहीं है, जिनको भी इनको लग रहा है कि हम 100 रुपए का क्यों इशू करें, हो सकता है लोग हमारे को 150 दे दें एक शेयर का, हो सकता है लोग हमारे को एक शेयर का 200 रुपए दे दें, तो हम 100 रुपए में क्यों बेचें। तो यहां पे ना जो कंपनी कंफ्यूज है अपनी प्राइसिंग को लेकर, तो यहां पे कंपनी क्या करती है? एक बिडिंग लगवाती है, एक प्राइस रेंज दे देती है, और प्राइस रेंज के बेस पे क्या करवाती है? बिडिंग लगवाती है कि लोगों को बोलती है कि आप इस प्राइस रेंज के बीच में क्या करो? बिडिंग करो। और फिर उस प्राइस रेंज के बीच में जो हाईएस्ट बिडिंग होती है उसके बेस पे कैलकुलेशन लगाकर कंपनी एक कट ऑफ प्राइस निकालती है। फिर जिन लोगों ने उस कट ऑफ प्राइस या उससे ऊपर की बिडिंग लगाई होती है उनको अलॉटमेंट होती है, उससे नीचे वालों को अलॉटमेंट नहीं होती है। अब ये कैसे होता है मैं समझाता हूं। जैसे मान लो यहां पे क्या होता है, बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी एक प्राइस रेंज देती है, उसको अंदर दो प्राइस होते हैं, एक होता है फ्लोर प्राइस, एक होता है कैप प्राइस। एक होता है फ्लोर प्राइस, एक होता है कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस, कैप प्राइस का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस। नाम से क्लियर हो रहा है ना, फ्लोर मतलब जमीन, कैप मतलब टॉप। तो फ्लोर मतलब मिनिमम प्राइस, कैप मतलब मैक्सिमम प्राइस। तो यहां पे कंपनी क्या करती है? एक प्राइस रेंज दे देती है। क्या देती है? एक प्राइस रेंज। जैसे मान लो एग्जांपल, कंपनी ने मिनिमम प्राइस दी है 200 रुपए और मैक्सिमम प्राइस दे दिया 240 रुपए। तो कंपनी कंफ्यूज थी कि कंपनी को कितना प्राइस चार्ज करना है, तो कंपनी ने एक रेंज दे दी, 200 और 240 के बीच की एक रेंज दे दी, और लोगों को बोला कि आप एक काम करो, आप इस रेंज के बीच में बिडिंग लगाओ। तो अब कोई बंदा 200 रुपए पे भी बिडिंग लगाएगा, कोई 210 पे बिडिंग लगाएगा, कोई 205 की बिडिंग लगाएगा, कोई 215 की बिडिंग लगाएगा। हर बंदा अपने हिसाब से बिडिंग लगाएगा। अब क्या होगा? लोगों को बिडिंग लगाने के बाद जब बिडिंग आ जाएगी, सबकी सबमिट हो जाएगी, तो उसके बाद कंपनी बिडिंग के बेस पे देखेगी कि लोग हायर साइड पे बिडिंग लगा रहे हैं, लोअर साइड पे या एवरेज लगा रहे हैं।
तो उसके बेस पे मान लो इस कंपनी ने बिडिंग के बेस पे मान लो एक इन पूरी बिडिंग के बेस पे डिसाइड करेगी। मान लो कंपनी ने कट ऑफ प्राइस निकाला 225 रुपए, ये कंपनी ने क्या निकाला, कट ऑफ प्राइस। तो अब ये कट ऑफ प्राइस 225 की इंटरप्रिटेशन क्या है कि जिन लोगों ने 225 से नीचे की बिडिंग लगाई थी शेयर्स खरीदने के लिए, उनकी बिड रिजेक्ट हो जाएगी, उनको अलॉटमेंट नहीं होगी। जिन लोगों ने 225 या उससे ऊपर की बिडिंग लगाई थी उन्हीं को अलॉटमेंट होगी, उन्हीं को अलॉटमेंट होगी। दिस इज कॉल्ड प्राइस बैंड मेथड। ये बुक बिल्डिंग का पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं प्राइस बैंड मेथड। और इसके लिए जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, इस प्रोस्पेक्टस को हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये बुक बिल्डिंग मेथड में देखो, यहां पे जो नॉर्मल जो कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, वहां पे जैसे 1 लाख शेयर 100 रुपए के साथ से लेकर आ रही है, यहां पे जो एक कंपनी इन्विटेशन डॉक्यूमेंट ले आती है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। यहां पे हम सिर्फ सिंपल क्या बोलते हैं उसको, इन्विटेशन डॉक्यूमेंट, मतलब जनता को इन्वाइट किया जा रहा है, आओ हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। सिंपली क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे जो इन्विटेशन डॉक्यूमेंट होता है, जो कंपनी जनता को इन्वाइट कर रही है कि आओ हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाओ, उसको हम खाली प्रोस्पेक्टस नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो आई होप आपको दोनों में फर्क समझ आ गया। अच्छा, इसको नाम प्राइस डिस्कवरी क्यों बोला, आप समझ आ गया, क्योंकि यहां पे प्राइस पहले से फिक्स नहीं डिटरमाइन किया जा रहा है बिडिंग के बेस पे, इसलिए प्राइस की डिस्कवरी होगी बाद में, इसलिए से प्राइस डिस्कवरी मेथड बोलते हैं। तो दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स प्राइस मेथड, एक होता है प्राइस डिस्कवरी मेथड। अब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बताइए दोनों मेथड, हमारी इंडिया में कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेकर आएगी तो उसके पास दो रूट है। हमारे इंडिया में कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेकर आएगी तो उसके पास दो रूट है। एक है रेगुलेशन 6(1) का रूट, और एक है रेगुलेशन 6(2) का रूट। रेगुलेशन 6(1) के अंदर 4 कंडीशंस दी हुई हैं। अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो वह 4 कंडीशन पूरी कर दे, रेगुलेशन 6(1) वाली, वो आईपीओ लेकर आ सकती है। अगर किसी रीजन की वजह से वो कंपनी रेगुलेशन 6(1) की 4 कंडीशन पूरी नहीं कर पाती है, या मान लो चारों ही नहीं पूरी कर पाती है, 1-2 पूरी कर पाती है, बाकी पूरी नहीं कर पाती है, अगर किसी भी रीजन से वो 6(1) को पूरे तरीके से पूरा नहीं कर पाती है, तो वो रेगुलेशन 6(2) के रूट से आ सकती है। वहां पे खाली एक ही कंडीशन दी हुई है, ओनली 1 कंडीशन। आप ये पूरी कर लो, आपका पब्लिक इशू, आपका आईपीओ सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड क्यों बोल रहे हैं, नॉर्मली हम 6(1) के रूट से आते हैं, ये ऑल्टरनेटिव मेथड बोल ले, ऑल्टरनेटिव रूट बोल लो। अगर 6(1) का रूट फेल हो गया तो आप 6(2) के रूट से आ सकते हो। मतलब ले देके अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, उसको बेसिकली 4 कंडीशन फॉलो करनी होती है, जो 6(1) में दी हुई है। वो 4 कंडीशन क्या है मैं पढ़वाऊंगा। अगर किसी रीजन की वजह से वो कंपनी चारों पूरी नहीं कर पाती है, 1-2 पूरी नहीं कर पाती, तो 6(1) से तो आउट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी आईपीओ नहीं लेकर आ पाएगी, वो तब भी आईपीओ लेकर आ पाएगी, लेकिन वो कौन से रूट से आना पड़ेगा, उसको रेगुलेशन 6(2) के रूट से आना पड़ेगा। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये कि अगर आप रेगुलेशन 6(1) के रूट से आ रहे हो तो आप आईपीओ जो है वो फिक्स प्राइस मेथड से भी लेकर आ सकते हो और बुक बिल्डिंग मेथड से भी लेकर आ सकते हो, दोनों मेथड अलाउड है। लेकिन अगर आप रेगुलेशन 6(2) के रूट से आ रहे हो तो आप ओनली बुक बिल्डिंग मेथड से आ सकते हो, आपको फिक्स प्राइस मेथड से आना अलाउड नहीं है। क्या समझाया मैंने, बात समझ आई है? तो मैंने क्या बोला कि कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाएगी तो उसके पास दो रूट है आईपीओ लाने के लिए, या तो रेगुलेशन 6(1) के रूट से आए या रेगुलेशन 6(2) के रूट से आए। पहला कोशिश तो यही होती है कि वो रेगुलेशन 6(1) के रूट से आए, और 6(1) के रूट से आएगी तो उसके पास दोनों मेथड अलाउड है। वो अपना आईपीओ जो मार्केट में शेयर्स लेकर आएगी वो फिक्स प्राइस मेथड से भी लेकर आ सकती है, बुक बिल्डिंग मेथड से भी लेकर आ सकती है, लेकिन उसको 6(1) के अंदर 4 कंडीशन दी हुई है, और चारों की चारों एक साथ पूरी करनी पड़ेंगी, एक साथ पूरी करनी पड़ेंगी। अगर वो कंपनी रेगुलेशन 6(1) के रूट से नहीं आना चाहती, मतलब यार नहीं मतलब आना तो चाहती है, लेकिन अगर किसी रीजन से वो पूरा नहीं कर पा रही है रेगुलेशन 6(1) के रूट को, तो भी वो आईपीओ लेकर आ सकती है, लेकिन फिर वो किस रूट से आएगी, रेगुलेशन 6(2) के रूट से आएगी। लेकिन इस वाले मेथड के अंदर उसको खाली एक ही मेथड से, इस वाले रूट में खाली उसे एक ही मेथड से आईपीओ लाना अलाउड है, बुक बिल्डिंग मेथड से, उसे फिक्स प्राइस मेथड से आईपीओ लाना अलाउड नहीं है।
तो हम पहले रेगुलेशन 6(1) की 4 कंडीशंस क्या क्या है हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं। क्या बोलता है? एन इशुअर, इशुअर का मतलब क्या है? वो कंपनी जो कि क्या लेकर आ रही है, मे मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, एन ऑफर ऑफ शेयर्स कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय एन अनलिस्टेड इशुअर। अच्छा, अनलिस्टेड क्यों बोल रहे हैं, एक बात बताओ, याद होगा तुम्हारे को मैंने एक बात बताई थी, ये सेबी की रेगुलेशन, आईसीडी रेगुलेशन दो जगह पे लगती है, या तो जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है तब लगेगी, या वो कंपनी जो अभी अनलिस्टेड है लेकिन लिस्टेड होने जा रही है तब लगेगी। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेकर आएगी तो उसको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है, कंपनी लॉ का सेक्शन 40 बोलता है ये बात। इसका मतलब आईपीओ लाएगी तो लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है, इसका मतलब अभी तक वो अनलिस्टेड है, इसीलिए यहां पे वर्ड आ रहा है अनलिस्टेड, क्योंकि अभी तो अनलिस्टेड है ना, तभी तो आईपीओ लेकर आ रही है, जैसे वो आईपीओ लाएगी तब उसे लिस्टिंग करानी पड़ेगी। इसका मतलब जब कोई कंपनी एफपीओ लेकर आती होगी तो वो ऑलरेडी पहले आईपीओ ला चुकी होगी, तो वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी होगी, तो वहां पे वर्ड फिर लिस्टेड इशुअर लिखा आएगा, अनलिस्टेड इशुअर नहीं लिखा आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है, क्योंकि वो एक बार आईपीओ लेकर आई होगी तो उस टाइम पे वो लिस्ट हो चुकी होगी। लेकिन जो कंपनी फर्स्ट टाइम ही आईपीओ लेकर आ रही है, वो तो आईपीओ फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो अभी तक तो अनलिस्टेड है, वो पहली बार लिस्ट होगी, तो इसलिए हम इसके आगे वर्ड हो रहा है अनलिस्टेड इशुअर। लेकिन अगर कोई कंपनी एफपीओ लेकर आती है फर्दर पब्लिक ऑफर, तो पहले वो आईपीओ के टाइम पे लिस्ट हो ही चुकी होगी, तो वो लिस्टेड इशुअर कहलाएगा। तो कह रहा है कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आ रही है और वो पब्लिक को शेयर इशू कर रही है, वो या तो फ्रेश इशू कर रही है या वो ऑफर फॉर सेल कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो तभी लेकर आ सकते हैं इफ ये ए बी सी डी ये 4 कंडीशन दी, अगर वो चारों कंडीशन रेगुलेशन 6(1) में, अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन 6, इसका ये पॉइंट नंबर 1 है, 1 के अंदर ए बी सी डी ये 4 कंडीशन दी हुई है। तो अगर वो कंपनी रेगुलेशन 6(1) के चारों कंडीशन पूरी करती है तो वो आईपीओ अगर लेकर आती है तो इस वाले रेगुलेशन 6(1) के अकॉर्डिंग आती है, तो वो फिक्स प्राइस मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड दोनों में से किसी से भी आ सकती है। और अगर लिखा ना एन इशुअर नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द अबव कंडीशन, और अगर आप 6(1) की कंडीशंस किसी एक को भी पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आप 6(1) से तो आउट हो गए, तो अब आप 6(2) के अकॉर्डिंग भी पब्लिक इशू लेकर आ सकते हो, उसकी कंडीशन अलग है, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम 6(1) की सारी कंडीशन पढ़नी शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं 6(1)(a) पहली कंडीशन 6(1)(a, तो हम पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं रेगुलेशन 6(1)(a, ये ए में फर्स्ट कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है, बड़े ध्यान से देखो क्या कहता है, इफ द इशुअर हैज नेट टेंजिबल एसेट्स, व्हाट इज नेट टेंजिबल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं उसमें से अगर आप इनटेंजिबल एसेट्स को माइनस कर दोगे, अच्छा इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, अगर आप उनको माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, नेट टेंजिबल एसेट निकल कर आ जाएगा। टेंजिबल का मतलब क्या, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह। तो यहां पे वर्ड आ रहा है नेट टेंजिबल एसेट, और नेट टेंजिबल एसेट कैसे निकलते हैं, टोटल एसेट माइनस इनटेंजिबल एसेट करोगे तो आपका नेट टेंजिबल एसेट निकल कर आ जाएगा। तो वो क्या बोलता है, इफ द इशुअर हैज नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ कैलकुलेटेड ऑन अ रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस, रीस्टेटेड का मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे भी, एंड कंसोलिडेटेड मतलब अगर वो होल्डिंग, देखो अगर देखो एक होती है कोई कंपनी सिंगल कंपनी है, एक होता है उसकी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी भी है। तो आपको पता होगा, मान लो मेरी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कब होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है, जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग, जिसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी। तो आपको पता होगा होल्डिंग कंपनी को दो तरीके की बैलेंस शीट बनानी होती है, एक तो अपनी खुद की और एक अपनी सब्सिडरी के साथ कंबाइन, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो कहता है यहां पे रीस्टेटेड का मतलब है खुद की और कंसोलिडेटेड का मतलब है होल्डिंग सब्सिडरी की कंबाइन। तो कह रहा है अगर किसी कंपनी की खुद की नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ रुपए के हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे भी प्लस कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनका होल्डिंग सब्सिडरी का मिलाकर तो नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ है, लेकिन खुद का अकेले का नहीं है, तो वो आउट है, वो आउट है। आपका दोनों बेसिस पे होना चाहिए, इंडिविजुअल, रीस्टेटेड मींस इंडिविजुअल बेसिस पे भी और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी। तो अगर आपकी कंपनी के नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ रुपए के हैं, 3 करोड़ के क्या है, इन ईच वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स of which not more than 50% are held in monetary asset. Monetary assets का मतलब क्या होता है, वो assets which are easily convertible into cash, which are convertible into cash, या जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, ये इजीली कन्वर्ट में हो सकते हैं कैश में। एग्जांपल गोल्ड में आपने एसेट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, स्टॉक में, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये मॉनेटरी एसेट होगा जो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, कैश में। अब वो क्या बोलता है, जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, अभी करंट ईयर एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो अभी करंट ईयर चल रहा है 25-26, मान लो अभी करंट ईयर चल रहा है 25-26, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है,
आपकी कंपनी एक्स लिमिटेड, वो इस फाइनेंशियल ईयर में क्या लेकर आना चाहते हैं? आईपीओ। तो अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में आईपीओ लेकर आ रहे हो तो इससे पहले वाले 3 साल, पहले वाले 3 साल कौन से हो गए? 24-25, 23-24, 22-23। तो 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, इन 3 सालों के अंदर आपका जो नेट टेंजिबल एसेट है, आपके क्या है? नेट टेंजिबल एसेट हर 3 साल के अंदर मिनिमम 3 करोड़ होने चाहिए। मतलब इस साल में भी मिनिमम 3 करोड़ होने चाहिए, इस साल में भी मिनिमम 3 करोड़ होने चाहिए। मतलब 3 करोड़ हर साल होने ही चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं। 3 साल मेंटेन होने चाहिए, हर साल की एवरेज नहीं बोल रहा, 3 सालों की, हर साल कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। देखो यहां पे वर्ड क्या लिखा है, आपके नेट टेंजिबल एटलीस्ट 3 करोड़ होने चाहिए इन ईच, वर्ड क्या है? ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। तो हमने प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स पूरे 12 महीने वाले ले लिए। तो अभी प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले, जिस साल आप आईपीओ लेकर आ रहे हो उससे पहले वाले। तो अगर आपके पहले वाले 3 सालों में, इस साल में 2024, पहले वाले 3 सालों में 24-25, 23-24, 22-23, अगर आपके हर 3 साल के अंदर, पहले 3 सालों में हर साल में 3 करोड़ के नेट टेंजिबल एसेट थे, इस साल में भी थे, इस साल में थे, इस साल में भी थे, तो आपकी पहली कंडीशन पूरी हो गई, आपकी पहली कंडीशन पूरी हो गई। और कह रहा है, साथ में ये कह रहा है कि ये जो 3 करोड़ रुपए आपके हैं, इनमें से आपके जो मैक्सिमम 50% होंगे, ये तो नेट टेंजिबल एसेट है, इसमें से मैक्सिमम 50% क्या होंगे? मॉनेटरी एसेट्स, वो मैक्सिमम होंगे, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो मान लो अगर एग्जांपल लेके बात करते हैं, अगर आपका 24-25 में नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ था, तो उसके अंदर जो मॉनेटरी एसेट होंगे वो 1.5 करोड़ से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। मॉनेटरी एसेट मतलब जो इजीली कन्वर्टेबल कैश है, 1.5 करोड़ से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है? प्रोवाइड, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? आउट ऑफ विच नॉट मोर देन 50% आर हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट, मतलब जो टोटल एसेट आपके नेट टेंजिबल वाले उसमें से मॉनेटरी एसेट 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर वो कह रहा है 50 से ज्यादा है तो क्या होगा? Provided that if more than 50% net tangible assets are held in monetary, the issuer has utilized or made firm commitment. Firm commitment मतलब strong commitment to utilize such excess monetary asset in the business or project. और अगर आपके पास 50 से ज्यादा है भी, तो आपको ये कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि जो एक्स्ट्रा वाला पैसा है वो आप बिजनेस में ही लगाओगे, उस पैसे को आप नॉर्मली यूज नहीं करोगे। जैसे आपके नेट टेंजिबल एसेट जो है, गोल्ड में, शेयर्स में, गोल्ड वगैरह मेन आएगा उसमें, तो टेंजिबल में तो गोल्ड ही आता है, शेयर्स तो जनरली नहीं आते हैं। लेकिन मॉनेटरी एसेट्स के अंदर ना, वैसे तो जनरली अगर मॉनेटरी एसेट की हम डेफिनेशन की बात करें तो वो बहुत वाइडर है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, मतलब जो इजीली कन्वर्टेबल इंटू कैश। लेकिन यहाँ पे आप टेंजिबल वर्ड भी साथ में आ रहा है तो आप उसमें गोल्ड ही ले सकते हो, कि शेयर्स टेंजिबल नहीं होते आजकल, तो डीमेट फॉर्म में होते हैं। तो अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 करोड़ में से मिनिमम मैक्सिमम 50% क्या होंगे? मॉनेटरी होंगे। तो इसका मतलब 3 करोड़ का मैक्सिमम 50 कितना होता है? 1.5 करोड़ इतने होंगे। लेकिन अगर मान लो 1.5 की जगह 1 करोड़ 80 लाख है, 1.8 करोड़ है, तो जो ऊपर वाला 30 लाख है, ये जो एक्सेस वाला 30 लाख है, कंपनी को लिख के देना पड़ेगा कि ये वाला पैसा हम क्या करेंगे? इसको बिजनेस में यूज करेंगे, हम नॉर्मल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल कहीं होने लगाएंगे, बिजनेस में ही लगाएंगे। ये तो हो गई पहली कंडीशन, रेगुलेशन 6(1)(a। आगे बढ़ते हैं और नीचे क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर द लिमिट ऑफ 50% और मॉनेटरी एसेट शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस आईपीओ इज मेड एंटायरली थ्रू ऑफर फॉर सेल। एंटायरली थ्रू ऑफर फॉर सेल, आपको ने क्या बताया था? जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है उसमें 2 तरीके के शेयर बेचती है, या तो फ्रेश इशू बिल्कुल नहीं लेकर आ रही है, या ऑफर फॉर सेल वाले होते हैं जो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बिकवाती है। तो वो ये कह रहा है कि जब 50% वाली कंडीशन है कि आपके मॉनेटरी एसेट 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तब होगा अगर कंपनी फ्रेश इशू लेकर आ रही है या आधा फ्रेश इशू आधा ऑफर फॉर सेल लेकर आ रही है, तभी आपको कंडीशन फॉलो करनी है 50% वाली, जो ध्यान देने वाली है। अगर आपका पूरा का पूरा जो पब्लिक इशू है उसमें सारे के सारे शेयर ऑफर फॉर सेल वाले ही हैं, फ्रेश वाले हैं ही नहीं, तो उस केस में आपको 50% वाली कंडीशन का कोई ध्यान नहीं देना, आपको इग्नोर करनी है। ये होगा पहला केस। सेकंड क्या बोलता है? इट हैज एवरेज, अच्छा ऊपर वाले में एवरेज नहीं था, देखो यहाँ पे इट हैज नेट टेंजिबल एसेट था 3 करोड़ हर साल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे शुरुआती कैसे हो रही है? एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़ कैलकुलेटेड ऑन अ रीस्टेटेड बेसिस और कंसोलिडेटेड बेसिस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 इयर्स विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग इयर्स। अब इसका क्या मतलब है? बड़ा ध्यान सुनना। अब हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन 6(1)(b। रेगुलेशन 6(1)(b, तो सेम ये रखते हैं। मान लो आपकी कंपनी है 25-26 में, मान लो आपकी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, तो कंपनी है एक्स लिमिटेड, 25-26 में कंपनी क्या लेकर आ रही है? आईपीओ लेकर आ रही है। तो इससे पहले वाले 3 साल कौन कौन से हो गए? वही 24-25, 23-24, 22-23, करेक्ट। इससे पहले वाले 3 साल ही हो गए।
तो कहता है इन 3 सालों में आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो एवरेज है वो 15 करोड़ होनी चाहिए और हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके बात करें 2024-25 में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 करोड़ का था, 2023-24 के अंदर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट खाली 5 करोड़ का था और आपका 22-23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर 15 करोड़ का था, मान लेते हैं। तो पिछले 3 साल के अगर हम एवरेज निकालें तो 25 करोड़ प्लस 5 करोड़ प्लस 15 करोड़, 25 15 40 और 5 45, डिवाइड बाय 3 तो 45 करोड़ डिवाइड बाय 3, तो ये कितना निकल कर आ गया 15 करोड़। इसका मतलब ये आपकी क्या निकल कर आ गई, लास्ट 3 इयर्स की एवरेज। तो इसका मतलब जैसे ऊपर वाली कंडीशन में तो क्या था कि हर साल 3-3 करोड़ होना चाहिए, यहां पे ऐसा नहीं है कि हर साल 15-15 करोड़ चाहिए, नहीं, यहां पे पिछले 3 साल की एवरेज 15 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन हर 3 साल में प्रॉफिट जरूर होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी साल में। जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं कि आपका 2023-24 में लॉस होता, मान लो लॉस होता, तो इसको मैं यहां पे 0 कर देता हूं, लॉस होता तो, और मान लो आपका 22-23 में 20 करोड़ का होता, तो 20 और 25 अभी भी 45 होगा, एवरेज 3 साल की 15 करोड़ निकल कर आ गई। लेकिन आपका 23-24 में लॉस है ना, प्रॉफिट नहीं है, तो आप इस कंडीशन से वायलेट हो गए। तो आपको यह ध्यान देना है कि 3 साल के अंदर, पिछले 3 सालों में एवरेज जो निकल कर आएगी 15 करोड़ होना चाहिए, हर साल प्रॉफिट होना चाहिए, भले 1-2 करोड़ का भी हो, लेकिन प्रॉफिट होना जरूरी है। तो ये जो हमने एग्जांपल पहले वाला दिया था वो बिल्कुल ओके है, 5 करोड़ और 15 करोड़। तो इसका मतलब पिछले 3 सालों में की एवरेज जो निकल कर रहा है वो 15 करोड़ होनी चाहिए और हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो हर साल देखो 5 करोड़ का प्रॉफिट, उसमें 15, उसमें 25, कुछ ना कुछ प्रॉफिट, और 3 साल की एवरेज 15 करोड़ निकल कर आ गई। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन पूरी हो गई। क्या होना चाहिए हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब धंधे से जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो इतना होना चाहिए। ये ऊपर वाले पॉइंट से अलग क्यों है, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में पिछले 3 सालों में हर साल 3-3 करोड़ वो नेट टेंजिबल एसेट चाहिए थे, यहां पे हर साल 15-15 करोड़ नहीं चाहिए, 3 साल की एवरेज 15 करोड़ होनी चाहिए, बस। ये हो गया हमारा रेगुलेशन 61B। अब आता है रेगुलेशन 61C। 1B हो गया, इसको पढ़ते हैं। ये हो गया, इट हैज अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ अब फिर अगर ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फुल ईयर्स कैलकुलेटेड और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल। अच्छा, यहां पे नेटवर्थ आ रहा है। नेटवर्थ की डेफिनेशन वैसे बहुत बड़ी है इस आईसीडीआर के अंदर, तो अभी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए सिंपल इतना मान लो, नेटवर्थ का मतलब है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एसपीए। वैसे इसमें से कुछ चीजें माइनस भी करनी होती हैं, लेकिन अभी मैं वो नहीं करवा रहा, पूरी डेफिनेशन नेटवर्थ की समझाने नहीं बैठ रहा, रिवीजन को रिवीजन की तरह चलेंगे। अभी के लिए नेटवर्थ का मतलब मान लो कि 3 चीजों को जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आती है, नेटवर्थ। अब वो क्या कह रहा है, अब इसको इसका एग्जांपल समझो, रेगुलेशन 61C। तो वही अगेन आपकी कंपनी एक्स लिमिटेड, मान लो आपकी कंपनी 25-26 के अंदर ईयर 25-26 में आईपीओ प्लान कर रही है। मान लो आपकी कंपनी ईयर 25-26 में क्या कर रही है, आईपीओ प्लान कर रही है। तो इससे पहले वाले 3 साल कौन से हो गए, 24-25, 23-24, 22-23, पहले वाले 3 साल ये हो गए। आपकी कंपनी इस वाले में आईपीओ प्लान कर रही है, तो कहता है ये जो पहले वाले 3 साल हैं, इन हर साल के अंदर आपकी जो नेटवर्थ है वो मिनिमम 1 करोड़ होनी चाहिए। यहां पे एवरेज नहीं लेनी, यहां पे फिर वापिस हर साल 1-1 करोड़ तो कम से कम होनी चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा हो इससे कम ना हो। इसका मतलब पहले वाले पॉइंट में भी क्या था, हर साल 3-3 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए। सेकंड वाले पॉइंट में क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर था कि इसमें मगर हर साल नहीं चाहिए था, बस 3 साल की एवरेज चाहिए थी, 15 करोड़ होनी चाहिए और हर एक साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। 61C के अंदर क्या है, 3 साल के अंदर, पिछले वाले 3 सालों में हर 3 साल के अंदर नेटवर्थ कम से कम आपकी 1 करोड़ होनी चाहिए, ईच लिखा है। नेटवर्थ एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच ऑफ द 3, एवरेज की बात नहीं है, पिछले 3 सालों में होनी चाहिए। चौथा, इफ इट हैज चेंज इट्स नेम, और अगर आपकी कंपनी ने नाम चेंज करा है विद इन द लास्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 50% ऑफ रेवेन्यू
calculated on a restated and consolidated basis for the preceding one full year has been earned by it from the activity indicated by its new name। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, ये अब आती है रेगुलेशन 61D। मान लो आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये पहले वॉचेस सेल करा करती थी, तो ये हो गया था इनका ओल्ड बिजनेस। अब इन्होंने साथ में शूज बेचने भी शुरू कर दिए, ये हो गया इनका न्यू बिजनेस। वो था ओल्ड बिजनेस, ये है न्यू बिजनेस। तो मान लो पहले इस कंपनी का नाम था एक्स वॉचेस लिमिटेड, बाद में इनको लगा यार अब हम जूते भी बेचेंगे, तो इन्होंने नाम चेंज करके कर दिया एक्स वॉचेस एंड शूज लिमिटेड। इसका मतलब क्या, इन्होंने अपना नाम चेंज करा है। यस, क्यों चेंज करा है? क्योंकि अब इन्होंने अपने धंधे में पहले सिर्फ घड़ियां बेचते थे, अब जूते भी बेचेंगे। तो कहता है अगर आपकी कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में नेम चेंज करा है, तो उनका जो टोटल रिवेन्यू है, उनका जो टोटल रिवेन्यू है उसमें से कम 50% रिवेन्यू न्यू वाले नेम में जो बिजनेस इंडिकेट कर रहा है, न्यू बिजनेस है, उससे आना चाहिए। तो इनका जैसे मान लो टोटल रिवेन्यू जो है, मान लो अगर इनका टोटल रिवेन्यू 20 करोड़ है, तो इसमें से मिनिमम 50% शूज के बिजनेस से आना चाहिए। मिनिमम 50% मतलब क्या हो गया? मिनिमम 10 करोड़ शूज के बिजनेस से आना चाहिए। अगर आपने लास्ट 1 ईयर में क्या करा है, नेम चेंज करा है क्योंकि आप बिजनेस चेंज करना चाहते थे, तो आपका जो न्यू बिजनेस है आप जो लेकर आए हो, जिसकी वजह से आपने नाम चेंज करा, आपके टोटल रेवेन्यू में से कम 50% पैसा आपका जो टोटल रेवेन्यू उसमें से वो नई वाली बिजनेस एक्टिविटी से आना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन थी जो हमने रेगुलेशन 61 की पढ़ी। तो अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो ये 4 कंडीशन है। क्या क्या? फटाफट रिपीट करो। आपकी कंपनी के पिछले 3 साल का जो नेट टेंजिबल एसेट है वो हर साल 3-3 करोड़ होने चाहिए, जिस साल आप आईपीओ लेकर उससे पहले वाले। आपकी कंपनी जिस साल आईपीओ लेकर आ रही है उससे पहले वाले 3 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की एवरेज 15 करोड़ होनी चाहिए और हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। आपकी कंपनी जिस साल आईपीओ लेकर आ रही है उससे पहले वाले 3 साल की नेटवर्थ हर साल कम से कम 1-1 करोड़ होनी चाहिए। इसमें एवरेज का कोई चक्कर नहीं है, पहले वाले में भी नहीं था। और आपकी कंपनी ने अगर पिछले साल में नाम चेंज करा है और न्यू बिजनेस एक्टिविटी इंडिकेट करी है, तो आपकी जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है नए बिजनेस एक्टिविटी और पुराने वाली बिजनेस एक्टिविटी मिलाकर, उसमें से 50% रेवेन्यू कहां से आना चाहिए? न्यू वाली बिजनेस एक्टिविटी से आना चाहिए। अगर आप चारों कंडीशन पूरी कर पा रहे हो एक साथ, तो आप रेगुलेशन 61 के थ्रू आईपीओ लेकर आ सकते हो। और फिर आप चाहो तो बुक बिल्डिंग मेथड से लेकर आओ, चाहो तो आप फिक्स प्राइस मेथड से लेकर आओ, आपकी चॉइस है। ये हो गई आपकी रेगुलेशन 61 की कहानी समाप्त। अब आते हैं रेगुलेशन 61(2) पे। अगर वो ये कहता है कि एन इशूअर नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द कंडीशन स्टिपुलेटेड अबव, अभी रेगुलेशन 62 पढ़ रहे हैं। अगर आप जो 61 वाली 4 कंडीशन बताएं, अगर आप ये पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है इफ द इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग। मैंने क्या बोला था? 61 के थ्रू नहीं आ पाए तो आप 62 के थ्रू आओगे, और 62 के थ्रू आओगे तो आप सिर्फ बुक बिल्डिंग के थ्रू आ सकते हो, फिक्स प्राइस से नहीं आ सकते। एंड द इशूअर अंडरटेक्स टू अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक, नेट ऑफर टू द पब्लिक टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIBs। अच्छा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होते हैं? बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। इसमें बैंक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, एटसेट्रा। अब इसको एग्जांपल लेके समझाऊं ना। अब इसको यहां पे बढ़ा रहा है नेट ऑफर टू पब्लिक। मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड वो आईपीओ लेकर आ रही है 100 करोड़ का। तो मान लो 100 करोड़ में से 25 करोड़ तो इनके प्रमोटर्स ने ले लिए। 25 करोड़ तो इस कंपनी के किसने ले लिए? प्रमोटर्स ने ले लिए। अगर प्रमोटर्स ने इन्वेस्ट कर दिया 25 करोड़ रुपए, तो जनता को तो ऑफर हुआ ही नहीं, ये तो किसने ले लिया? प्रमोटर ने। तो जो बैलेंस 75 करोड़ है वो जनता को ऑफर होगा। बैलेंस 75 किसको ऑफर किया जाएगा? जनता को, पब्लिक को ऑफर किया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं नेट ऑफर टू पब्लिक। पब्लिक को ऑफर किया जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेट ऑफर टू पब्लिक। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NOTP। तो ये 75 करोड़ का 75% मिनिमम आपको किसको अलॉट करना है? मिनिमम 75% आपको किसको अलॉट करना है? QIB को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स को। QIB कौन होते हैं मैंने बता दिया, बड़े बड़े बैंक्स, म्यूचुअल फंड, ये सब किस में आते हैं? QIB में आते हैं।
ये क्यों होता है, इसका लॉजिक तो हम रेगुलर क्लास में बात करते हैं, मैराथन में लॉजिक्स की बात नहीं होती, ऐसा क्यों होता है, छोड़ दो उसको। जो बच्चे मेरे से रेगुलर लेक्चर में पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो भी पढ़ रहे होंगे, मैंने सिर्फ रेगुलेशन 6 के ऊपर 3 घंटे लगाए थे इस रेगुलेशन 6 पे, और अभी तो मैं तुम्हारे को आधे घंटे में खत्म करा दूंगा, ये तो ये खत्म होने वाली है। तो अल्टीमेटली ये रेगुलेशन 6(2) है। तो इसका मतलब पूरे जितने का आप आईपीओ लेकर आ रहे हो उसका 75% नहीं, अगर 100 करोड़ का आईपीओ तो उसका जितना प्रमोटर को दे दिया उसको आउट कर दो, जो जनता को ऑफर कर रहे हो उसका 75% आपको किसको देना है, क्यूआईबी को देना है, कम से कम मिनिमम 70% किसको देना है, क्यूआईबी को। और ये किसके थ्रू, कौन से रूट से दोगे, बुक बिल्डिंग मेथड के रूट के थ्रू दोगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, आपका पब्लिक इशू फेल माना जाएगा। ये है रेगुलेशन 6(2) की कंडीशन। 6(1) में नहीं आ रहे, 6(1) किया तो 4 कंडीशन पूरी कर दो, तो आप फिक्स प्राइस में बुक बिल्डिंग मेथड किसी से भी आईपीओ लेकर आ जाओ। 6(1) के रूट से फेल होगा, 6(2) में आ जाओ, लेकिन आपको सिर्फ एक ही रूट अलाउड है, क्या, बुक बिल्डिंग मेथड। और उसके बाद भी क्या ध्यान देना है कि आप जितना भी जनता को ऑफर करोगे उसका 75% आपको क्या करना है, क्यूआईबीज को देना है। ये खत्म हो गया। इसके बाद नीचे कुछ कंडीशंस दी हुई है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये सब एग्जांपल दिए हुए जो मैंने समझाए हुए हैं, उसको छोड़ दो। अब कह रहा है किसी भी पब्लिक इशू के अंदर प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, वो कंपनी डिसाइड करती है मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर, ये तो मैंने बता ही दिया। अब 2 टॉपिक रह गए आपके, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन और लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब ये क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर टेक ओवर है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट पे, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में यहां पे मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी ना, तो उस पब्लिक इशू के अंदर प्रमोटर्स को मिनिमम कुछ पैसा अपना भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ पैसा अपना भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई अगर कोई कल को प्रोजेक्ट डूबता है, तुम जनता से तो पैसा रेज कर रहे हो, जनता तुम्हारे पे भरोसा करके तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है। अब पता चले कल को पैसा डूब रहा है, तुम सारा पैसा जनता का ले रहे हो, तो सारा नुकसान जनता का ही होगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर कुछ पैसा आपको जनता का भी लगवाना तो है ही, जनता को तो लगेगा ही, लेकिन कुछ पैसा आपको अपना भी लगाना है। इसलिए इस कंसेप्ट को लाएगा मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के, कुछ अपना भी लगाओ, ताकि कल को अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो खाली जनता का नुकसान ना हो, आइडिया तुम्हारा, तो साथ में तुम्हारा भी नुकसान होना चाहिए। अब ये मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना है, बड़े ध्यान से सुनना। यहां पे क्या हो रहा है, इन केस ऑफ आईपीओ द मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, देखो यहां पे क्या कह रहा है, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन केस टू केस अलग है, आईपीओ के केस में अलग है, एफपीओ के केस में अलग है, कंपोजिट इशू के केस में अलग है। आईपीओ एफपीओ क्या होता है ये तो तुम्हारे को पता ही है, कंपोजिट इशू क्या होता है भी मैं समझा दूंगा। आईपीओ तो क्या है, जब तुम्हारे को पता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेकर आएगी तो आईपीओ, उसके बाद फ्यूचर में जितनी बार भी लेकर आएगी एफपीओ, वो तो तुम्हें पता ही है। द प्रमोटर्स ऑफ द इशूअर आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट इन द पब्लिक इशू एज फॉलोज। अब ये कितना कितना लेकर आएंगे, अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर आईपीओ के केस में मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, एफपीओ के केस में कितना होना चाहिए। तो इन केस ऑफ आईपीओ द मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन का मतलब हो गया मिनिमम 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। अब ये क्या कंसेप्ट है पोस्ट इशू कैपिटल, समझाता हूं। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड उस टाइम पे इस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे थे एट ₹100 ईच वाले, तो ये हो गए 1 करोड़ रुपए के। और ये जो उन्होंने उस 1 करोड़ रुपए के, 1 करोड़ के, और ये जो उन्होंने उस टाइम इशू करे थे, ये जो उन्होंने उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए के शेयर इशू करे थे, ये करे थे थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इन लोगों ने 2010 के अंदर 1 लाख शेयर इशू करे थे, 1 करोड़ रुपए, 100 रुपए वाले, तो कितने के हो गए, 1 करोड़ के। कब इशू करे थे, 2010 में, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मान लो अब, अच्छा, और उस टाइम पे आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स 30,000 शेयर्स
प्रमोटर्स ने परचेज करे थे। एट ₹10 ईच वाले, सॉरी 100 ईच वाले, तो ये कितने के हो गए? 30 लाख के। तो उस 1 लाख शेयर्स में से 30,000 शेयर 100 रुपए वाले किसने ले लिए थे? प्रमोटर्स ने। तो मैं कह सकता हूं कि प्रमोटर के पास उस टाइम पे 30% शेयर होल्डिंग थी आपकी कंपनी की। ठीक है जी, उस टाइम पे थी। अब आगे बढ़ो। अब मान लो कंपनी 1 लाख न्यू शेयर्स इशू कर रही है एट ₹100 ईच, और अब जो कंपनी इशू कर रही है ये कर रही है थ्रू आईपीओ के रूट से, इनिशियल पब्लिक ऑफर के रूट से। तो ये भी कितने के हो गए? 1 करोड़ रुपए के हो गए। तो जो कंपनी ने पहले इशू करे थे ये वाले, इसे हम बोलते हैं प्री इशू। यहां पे दूसरे कलर से कर देता हूं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्री इशू, जो उन्होंने पहले से इशू कर रखा था। और जो कंपनी अब इशू कर रही है इसे हम बोलते हैं करंट इशू। तो कंपनी की पोस्ट इशू कैपिटल कितनी हो गई? पोस्ट इशू कैपिटल क्या होता है? यहां पे वर्ड यूज हो रहा था ना, पोस्ट इशू कैपिटल, 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। तो पोस्ट इशू कैपिटल होता है प्री इशू प्लस पोस्ट इशू, सॉरी प्री इशू प्लस करंट इशू। तो पोस्ट इशू कैपिटल कितनी हो गई? प्री इशू प्लस करंट इशू इज इक्वल टू पोस्ट इशू कैपिटल हो गई। तो प्री हमारी 1 करोड़ थी, करंट जो भी हम लेकर आ रहे हैं आईपीओ के थ्रू वो भी 1 करोड़ है। तो टोटल पोस्ट इशू कैपिटल हमारी हो गई 2 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ के शेयर्स पहले थे, 1 करोड़ के शेयर्स नए आ गए, तो ये हो गई हमारी पोस्ट इशू कैपिटल 2 करोड़। हमें इस 20 करोड़ रुपीस का, इस 2 करोड़ का मिनिमम 20% कौन होल्ड करेगा? प्रमोटर्स होल्ड करेंगे। मिनिमम 20% क्या होना चाहिए? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इस 2 करोड़ का मिनिमम 20%, तो इस 2 करोड़ का मिनिमम 20% कितना हो गया? 40 लाख। इतने अमाउंट के शेयर्स प्रमोटर्स को लेने पड़ेंगे। और प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी कितने हैं? 30 लाख के शेयर्स उनके पास ऑलरेडी पहले के पड़े हुए हैं, और उन्होंने अगर मान लो वो अभी तक नहीं बेचे, तो इसका मतलब प्रमोटर को ऑलरेडी, प्रमोटर्स ऑलरेडी होल्डिंग शेयर्स ऑफ ₹30 लाख। तो अब जो अगर 30 लाख के उन पे पहले से हैं, तो अब जो वो नया 1 करोड़ का लेकर आ रहे हैं उसमें से खाली उनको 10 लाख के और लेने हैं। नाउ दे नीड टू बाय न्यू शेयर्स ऑफ ₹10 लाख ओनली, क्योंकि जैसे ही वो पहले वाले 30 उन पे पड़े हैं, जैसे ही वो 10 लाख के और लेंगे तो 30 प्लस 10 40 लाख हो जाएंगे। 30 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 40 लाख हो जाएंगे। तो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पूरा हो जाएगा। तो पोस्ट इश्यू कैपिटल क्या होती है आपको समझ आ गया? पोस्ट इश्यू कैपिटल क्या होती है आपको समझ आ गया? तो पोस्ट इश्यू कैपिटल सिंपल ये है, प्री इश्यू प्लस पोस्ट इश्यू, प्री इश्यू प्लस करंट इश्यू इज इक्वल टू पोस्ट इश्यू। और हमारी कंपनी की पोस्ट इश्यू कैपिटल 2 करोड़ है, तो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कम से कम ओवरऑल पोस्ट इश्यू कैपिटल में 20% होना चाहिए, तो वो 40 लाख हो गया। 30 लाख के उन्होंने पहले से ले रखे थे, तो उनको सिर्फ 10 लाख के और लेने हैं, सिर्फ 10 लाख के और लेने, तो 40 लाख हो जाएगा। तो ये मिनिमम है, मतलब ये मिनिमम है। वो इससे ज्यादा लेना चाहे ले सकते हैं, इतना तो लेंगे लेंगे, इतना तो लेंगे लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कौन सा केस? अब ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने, ये वाला जो भी हमने केस पढ़ा, ये कौन सा केस है? ये हमने पढ़ा मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ आईपीओ।
मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ आईपीओ, ये हमने ये पढ़ा। अब पढ़ते हैं मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एफपीओ। अब ये पढ़ते हैं। अब इसके लिए अलग क्राइटेरिया है। इट शुड बी ईदर, आपको दो क्राइटेरिया दिए, मैं आप दोनों में से कोई एक पूरा कर लो। ईदर 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू और 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। अब इसका क्या मतलब है? इसमें दो क्राइटेरिया हैं। 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू, जो नए शेयर्स लेकर आ रहे हैं कंपनी आईपीओ के थ्रू या तो आप एफपीओ के थ्रू, या तो आप उसमें से 20% खरीद लो, और 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। ये दो क्राइटेरिया हैं, आपको ये एक पूरा कर लो। लिख देते हैं यहां पे क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2। तो अब इसका क्या मतलब हो गया, पर ध्यान से देखना। तो वापिस एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी एक्स लिमिटेड। सेम एग्जांपल रखते हैं। वो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड उस टाइम पे इन्होंने 1 लाख शेयर्स इशू करे थे एट ₹100 ईच। तो ये हो गए कितने? 1 करोड़। 1 करोड़ के हो गए। इसमें से सेम एग्जांपल लगते हैं। प्रमोटर्स ने इसमें से बाय करे थे 30,000 शेयर्स। ₹30,000 शेयर्स एट ₹100 तो कितने के ले लिए थे उन्होंने? 30 लाख रुपए के ले लिए थे उसमें से प्रमोटर्स ने। ये इनके कब आए? 2010 में। और ये इन्होंने कैसे इशू करे थे? थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। ये 2010 में आए थे। ईयर 2010। मान लो फिर कंपनी एक लाख न्यू शेयर्स और लेकर आई एट ₹100 ईच, और ये लेकर आई थ्रू आईपीओ। तो ये भी कितने के हो गए? 1 करोड़ के। एंड इसमें से प्रमोटर्स ने बाय करे 20,000 शेयर्स। Promoters bought 20,000 shares at ₹100 each। तो ये हो गए 20 लाख रुपए के। ये कितने के हो गए? 20 लाख के। अच्छा, ये जो पब्लिक इशू कंपनी लेकर आई है, आईपीओ जो लेकर आई है, ये लाई है मान लो ईयर 2023 में। अब आईपीओ आ चुके हैं, अब कंपनी एक एफपीओ भी लेकर आ रही है। अब मान लो कंपनी 2 लाख न्यू शेयर्स इशू कर रही है एट ₹100 ईच थ्रू एफपीओ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आएगा पब्लिक इशू आईपीओ, उसके बाद फ्यूचर में जितने भी आएंगे वो एफपीओ में, थ्रू एफपीओ।
तो ये कितने के हो गए? 2 करोड़ के हो गए। और ये लाई है कंपनी ईयर 2025 में। तो यहां पे हमारे एग्जाम्पल में पता है क्या होगा? अब ये देखो, जो ये 2 पहले आए थे, ये वाले 2, ये हो गए अब हमारे लिए प्री इशू, क्योंकि पहले जितने भी पहले आ चुके, अब हम एफपीओ देख रहे हैं ना, अब हम आईपीओ नहीं देख रहे। तो अब हमारे लिए एफपीओ से पहले वाले जितने हो गए सब प्री इशू हो गए। तो हमारे प्री इशू ये वाले हो गए, ऊपर वाले 2, एक तो ये आईपीओ वाला पैसा और एक वो प्राइवेट प्लेसमेंट वाला पैसा। और जब 2 लाख शेयर्स नए लेकर आ रहे हो, ये हो गया हमारा करंट इशू, जो इसको हम प्रपोज इशू भी बोल सकते हैं, जब आप लेकर आ रहे हो। तो हमारी पोस्ट इशू कैपिटल कितनी हो गई? तो हमारी पोस्ट इशू कैपिटल हो गई प्री इशू प्लस प्रपोज्ड इशू, जिसको हम करंट इशू भी बोलते हैं, एक ही बात है, इज इक्वल टू पोस्ट इशू। तो प्री इशू हमारी 2 थी, 1 करोड़ ये प्लस 1 करोड़ की ये कौन से वाला था? प्राइवेट प्लेसमेंट वाला। और ये था आईपीओ वाला। और ये प्रपोज्ड इशू है, ये 2 करोड़ का है, ये हो गया हमारा एफपीओ। तो टोटल हमारी पोस्ट इशू कैपिटल हो गई 4 करोड़ की। और अब 2 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं, क्या क्या? ये कैसे कैलकुलेट होंगे? इसमें 2 क्राइटेरिया है ना, 20% ऑफ प्रपोज इशू, जितना आप अभी लेकर आ रहे हो उसका 20 होल्ड कर लो, या 20% ऑफ पोस्ट इशू, उसका होल्ड कर लो। तो अगर हम बात करें प्रपोज इशू, तो 20% ऑफ प्रपोज इशू कितना हो गया? अभी आप लेकर आ रहे हो 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का 20%, तो ये निकल कर आ गया 40 लाख। अब ये जो 40 लाख है ना, ये आपको अभी वाले में से बाय करने पड़ेंगे, नए वाले में से, क्योंकि आप नया लेकर आ रहे हो। जो नया लेकर आ रहे हो, यहां पे वर्ड क्या लिखा है? 20% ऑफ प्रपोज इशू। प्रपोज इशू मीन जो नया लेकर आ रहे हो उसका खरीदो 20%। तो जो नए वाले आप लेकर आ रहे हो 2 लाख 2 करोड़ शेयर, इसका 20% खरीद लो। एक तरीका तो ये है। फिर दूसरा तरीका क्या है? 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। अब अगर पोस्ट इशू कैपिटल देखोगे तो उसमें जो पहले से होल्ड कर रखे हैं वो भी काउंट हो जाएंगे। और पोस्ट इशू कैपिटल हमारी 4 करोड़ की, 2 करोड़ के आप नए लेकर आ रहे हो, 1 करोड़ आईपीओ वाला था, 1 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट वाला था, 4 करोड़ की। तो 4 करोड़ का 20%, तो ये हो गया हमारा 80 लाख। ये हो गया क्राइटेरिया 1। एंड ये हो गया क्राइटेरिया 2। ये 2 क्राइटेरिया हो गए, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करना है। देखो, अगर आप 40 क्राइटेरिया 1 में जाते हो तो आपको 40 लाख शेयर्स न्यू वाले बाय करने पड़ेंगे, जो नए वाला आप 2 करोड़ लेकर आ रहे हो इसमें से। अगर आप क्राइटेरिया 2 में जाते हो तो यहां पे पोस्ट इशू ले रहे हैं, तो आपने जो पहले से होल्ड कर रखे हैं वो भी काउंट हो जाएंगे। तो पहले आपके पास कितने पड़े हैं? 30 लाख के आपके पास पहले पड़े हैं, और 20 लाख के आपके पास और भी पड़े हैं पहले के। तो अगर हम पोस्ट इशू वाले क्राइटेरिया में जाए तो 30 लाख हमारे पे पहले से है, प्लस 20 लाख और है, तो हमारे पास 50 लाख रुपए के पहले से पड़े हैं। तो अगर हम क्राइटेरिया 2 में जाएं पोस्ट इशू कैपिटल वाले में, तो हमारे को 80 लाख के लेने हैं 20%, तो 80 लाख के हमारे को लेने हैं, 50 लाख के हमारे पे पहले से पड़े हैं। तो अब आपको 30 लाख सिर्फ न्यू लेने हैं, 30 लाख के न्यू लेने हैं। तो अगर आप क्राइटेरिया 2 में जाओगे तो पहले वाली काउंटिंग भी हो जाएगी, तो आपको खाली 30 के न्यू लेने पड़ेंगे, क्योंकि 20% पोस्ट इशू कैपिटल देख रहे हो। और अगर आप क्राइटेरिया 1 में जाओगे तो आपको 20% ऑफ प्रपोज इशू, आपको नए वाले में से 20% लेने पड़ेंगे, मतलब नए वाले 2 करोड़ लेकर आ रहे हो उसमें से 20% 40 लाख लेने पड़ेंगे। और क्राइटेरिया 2 में जाओगे तो पहले और अब वाला मिलाकर 20% होल्ड करना है, तो उसमें से 50 आप पे पहले का पड़ा हुआ है, 30 आपको और लेना पड़ेगा 80 में से, तो आपका काम हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर लो, आपका मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पूरा हो जाएगा। फिर तीसरा आता है क्या? कंपोजिट इशू। कंपोजिट इशू कुछ नहीं होता,
कंपोजिट इशू का मतलब होता है अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू प्लस राइट इशू दोनों साथ में लेकर आ रही है तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट इशू। तो उसमें मान लो जैसे अगर कोई कंपनी एक्स लिमिटेड है, वो 1 करोड़ का पब्लिक इशू ला रही है और 50 लाख का राइट इशू ला रही है, तो दोनों को एक साथ लेकर आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट इशू। इसी को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट इशू। अब इसमें जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी? क्या अगर आप कंपोजिट इशू लेकर आ भी रहे हो तो भी आपको राइट इशू वाले कंपोनेंट को नहीं लेना, आपको या तो 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू या 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, मतलब जो एफपीओ वाला क्राइटेरिया था वही सेम क्राइटेरिया है, बस राइट इशू को इग्नोर करना है। एक्सक्लूडिंग राइट इशू को मतलब राइट इशू को इग्नोर करना है। मतलब जब आप कैलकुलेशन करोगे, अब मेरे पे इतना टाइम नहीं समझाने को, तो इस वाले पोर्शन को इग्नोर कर देना, ये मान के मत लाना आया है। तो वही जैसे कैलकुलेशन करोगे तो वही इसी आईपीओ वाले पब्लिक इशू वाले पैसे के बेस पे कैलकुलेट करना कि प्री इशू कितना है और पोस्ट इशू कितना है, उसके बेस पे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने एफपीओ में कैलकुलेट करा है, सब कुछ सेम है। तो आई होप आपको मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन समझ आ गया कितना कितना होता है। आईपीओ के केस में 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, एफपीओ के केस में 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू और पोस्ट इशू कैपिटल, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर लो। ये हो गया आपका मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब है कि जब प्रमोटर्स, जो ऊपर हमने बोला ना शेयर्स में प्रमोटर्स को मिनिमम इतना लेने ही पड़ेंगे, अब ऐसा ना हो ना वो लेके बेच दे, तो उसके ऊपर लॉक इन है कि वो कुछ टाइम तक उन शेयर्स को नहीं बेच सकते। अब कितना नहीं बेच सकते? जितना मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला अमाउंट है, अगर प्रमोटर्स ने सिर्फ उतना ही लिया है तो उसको वो 18 महीने तक नहीं बेच सकते। पहले लिमिट 3 साल की थी। और अगर वो जितना मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बनता है, अगर वो उससे ज्यादा भी होल्ड करके बैठे हैं, तो जो ज्यादा वाला पोर्शन है उस एक्स्ट्रा वाले पोर्शन पे 6 महीने का लॉक इन है। मिनिमम वाले पे तो 18 महीने का ही है, एक्स्ट्रा वाले पे 6 का है। जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूं। वो जो ऊपर सिचुएशन बनाई ना उसमें चलते हैं, सबसे ऊपर वाले में चलते हैं, एक ही बार में समझ आ जाएगा। ये तो हमने मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन केस ऑफ आईपीओ पढ़ा था, हमने क्या देखा था? 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल लेना होता है। क्या लेना होता है? 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। और 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल कितना था? 40 लाख। और प्रमोटर्स के पास पहले से कितने थे? 30 लाख। तो उनको खाली और कितने लेने थे? मैंने तुम्हारे को बताया था, प्रमोटर्स ऑलरेडी 30 लाख होल्ड कर रहे थे, उनको 10 लाख और लेंगे तो 40 लाख हो जाएंगे। तो ये मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला पूरा हो जाएगा। तो ये इनका मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पूरा हो जाएगा 40 लाख में। 40 लाख के अंदर उनका मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर वो 40 की जगह 50 ले लेते हैं, 10 लेने हैं मगर उनकी मर्जी है, वो तो मिनिमम है ना, इससे ज्यादा भी लेना चाहे तो ले लें। तो इन्होंने मान लो 10 की जगह 10 लेना था, लेकिन इन्होंने 40 की जगह टोटल कितना ले लिया? टोटल 50 ले लिया, टोटल 50 लाख ले लिया। और मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बनता कितना था? 40 लाख का, ले कितना लिया ना? टोटल 50 लाख। तो ये जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है इस 50 लाख में, वो कितना है? 40 लाख का। और जो एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, एक्सेस मतलब जो मिनिमम से ऊपर उन्होंने लिया, वो है 10 लाख का। तो ये जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला है, इसके ऊपर 18 महीने का लॉक इन लगेगा। मतलब 18 महीने तक, जब आपका ये आईपीओ आया उसके 18 महीने तक ये लॉक इन लग गया। अब आप इन शेयर्स को सेल नहीं कर सकते, 40 लाख के शेयर्स को। लेकिन जो ऊपर वाला अमाउंट है, एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, जो आपने अपनी मर्जी से लिया था 10 लाख रुपए का, इसके ऊपर खाली 6 महीने का लॉक इन लगेगा, इसके ऊपर 18 का नहीं लगेगा। इसको आप 6 महीने के बाद बेच सकते हो। इसको मतलब चाहे तो प्रमोटर्स पूरा का पूरा 50 लाख बेच सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली नहीं बेच सकते, वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आपने लोगों का पैसा फंसवा दिया, तो ऐसा ना हो ना कि आप मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पूरा करने के लिए आपने उस टाइम तो लगा दिया, बाद में फटाफट से बेच दिया। तो ऐसा आपको करना अलाउ नहीं करा, इसलिए बेचने की इमीडिएटली अलाउ नहीं करा। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला जो पोर्शन है, जैसे हमारे एग्जांपल में कैलकुलेट करके जो निकाला 40 था,
अगर उन्होंने 40 ही लिया तो उस पर 18 महीने का लॉक इन लगेगा, पहले 3 साल की लिमिट थी। और अगर उन्होंने 40 लेना था मिनिमम, लेकिन उन्होंने 50 ले ली, अपनी मर्जी ज्यादा ले लिया, तो जब जितना मिनिमम पोर्शन है उस पर 18 महीने का लॉक इन लगेगा, जितना एक्सेस वाला पोर्शन है, ज्यादा वाला, जो उन्होंने एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से लिया 10 लाख का, उस पर 6 महीने का लॉक इन लगेगा। लॉक इन का मतलब यह कि आप इतने पीरियड तक नहीं बेच सकते, उसके बाद बेच सकते हो। पहले ये 18 महीने वाली लिमिट 3 साल की थी, 6 महीने वाली लिमिट 1 साल की थी। आपके स्टडी मैट में हो सकता है पुरानी दी हो आज भी, लेकिन आपको वो फॉलो नहीं करनी, अब नई वाली ही फॉलो करनी है, ये वाली। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म, इसी के साथ आपके चैप्टर की रिवीजन खत्म। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।